आपको शो होता है कौन सा कोर्स अभी है? अभी नहीं होता? अब नहीं होता। आपने कौन कौन सा ऐड किया? एक खाली लॉक का और 2 हैंड होल्डिंग वाले। हैंड होल्डिंग वाला कौन सा? एक क्यूए और लॉ है, एक अकाउंट्स और लॉ है। और एक लॉ है। एक मिनट मैं फोन कर। हाँ हाँ जी बच्चों, तो ध्यान देंगे, ठीक है। तो भाई बच्चों की अरदास है कि एक बार 4 और 5 दोबारा बता दिया जाए, है ना। तो 4 और 5 दोबारा बता रहा हूं। सबसे पहला, ठीक है, इधर ध्यान देंगे ना आगे सारे बच्चे, है ना। सेक्शन 4, सलमान को सुमन से प्यार, सेक्शन 4 क्या बोलता है कि ऑफर और एक्सेप्टेंस की बात कब पूरी मानी जाएगी? व्हेन कम्युनिकेशन कंप्लीट। ठीक है, पहला सवाल, सलमान ने, इधर ध्यान दो भाई, हम सलमान ने ऑफर भेजा सुमन को, तो सलमान की ये बात, सलमान का ये कम्युनिकेशन कब पूरा माना जाएगा? जब सुमन की नॉलेज में आ जाए। डन कर दूं पहला क्वेश्चन? कोई दिक्कत नहीं है इसमें तो, ठीक है भाई। ये बात कब पूरी मानी जाएगी? जब सुमन की नॉलेज में आ जाए। फिर सुमन कह रही है मैं कर रही हूं हाँ। क्या कर रही हूं? मैं सलमान को शादी के लिए हाँ कर रही हूं। सलमान, सुमन जी ने बोला मैं इस बात के लिए हाँ करती हूं कि मैं तुमसे शादी करूंगी। इसकी उन्होंने एक चिट्ठी बनाई और पोस्ट बॉक्स में डाल दी। तो सुमन जी का कम्युनिकेशन कब पूरा माना जाएगा? जब वो सलमान की नॉलेज में आ जाए। भाई सब एग्री है ना? सिंपल सी बात है। जिसने भेजा ऑफर उसके लिए बात पूरी जब सुमन की नॉलेज में आ जाए। जिसने एक्सेप्टेंस दे दी उसके लिए बात पूरी जब ऑफर के साथ में। इसको भी राइट लगा दो हम लोगों, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। अब सबसे खतरनाक सवाल और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, जिसके लिए मैंने तुम्हें क्लिप दिखाई थी कि सलमान भाई हमारे बिल्कुल ऐसे रोते धोते जा रहे हैं कहीं, दिखाई दे रहे पिछली क्लास में क्लिप। अब इसको बोला जाता है इमोशनल अत्याचार बाय सलमान। पहले आसान भाषा में बात करते हैं, आसान भाषा में। मैं तुमसे कह रहा हूं सलमान भाई का इमोशनल अत्याचार जो वो सुमन के ऊपर करेंगे रो धोकर कि मेरा ऑफर गलत हो गया, तू अपनी एक्सेप्टेंस को फाड़ दे, है ना, अगर तूने हाँ कर दिया तो आग लगा दे लेटर में, बोलो। तो सलमान भाई का ये रोना धोना इमोशनल अत्याचार किस टाइम तक चल सकता है? आसान भाषा में बोलो, टेक्निकली आसान भाषा में। बिल्कुल, जब सुमन लेटर पोस्ट कर दे उस टाइम तक सलमान भाई रोना धोना कर सकते हैं। ठीक है भाई, हो गए 3 सवाल। बताओ इसमें कोई दिक्कत है? तीसरा, बस मुझे जो याद रखना है, मुझे जो अपने घुटनों पे स्ट्रेस देना है, वो किस क्वेश्चन में देना है? 3 पर। किस क्वेश्चन में देना है? 3। तीसरे क्वेश्चन पर कि सलमान भाई का इमोशनल अत्याचार कब पूरा, सलमान भाई का इमोशनल ब्लैकमेल कब पूरा? कब पूरा? जब सुमन उसे क्या कर दे? सुमन अपने लेटर को पोस्ट कर दे। अब मेरा सवाल ये था पिछली क्लास में, क्या तुम्हें लगता है जज ने ये लिखा होगा लॉ में, व्हेन इमोशनल अत्याचार कंप्लीटेड, व्हेन इमोशनल अत्याचार कम्युनिकेटेड? अब ये तो बात पक्की है कि लॉ में इमोशनल अत्याचार जैसा वर्ड नहीं होगा। तो मुझे बताओ इमोशनल अत्याचार को जज ने टेक्निकल भाषा में क्या नाम दिया? एक्सेप्टेंस फॉर सलमान। क्या दिया? एक्सेप्टेंस फॉर ऑफर यानी कि सलमान। तो मैंने पूछा बताओ एक्सेप्टेंस फॉर सलमान, बताओ एक्सेप्टेंस फॉर सलमान कब पूरी? तो तुमने बोला जब सुमन अपना लेटर पोस्ट कर दे। तो बताओ सलमान के लिए इमोशनल अत्याचार कब पूरा? बोलो भाई सही बच्चे, पीछे वाले भी। सलमान के लिए इमोशनल अत्याचार कब पूरा? जब सुमन अपना लेटर, इसे टेक्निकल भाषा में पूछ लूं? बोलो भाई, लेफ्ट वाले बालक रुझान नहीं दिखा रहे, इसे टेक्निकल भाषा में पूछ लूं? टेक्निकल भाषा में पूछता हूं
बताओ एक्सेप्टेंस फॉर सलमान कब पूरा? व्हेन सुमन पोस्टेड द लेटर, व्हेन सुमन पोस्टेड द लेटर, व्हेन सुमन पोस्टेड द, इसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस फॉर सलमान कंप्लीट। ठीक है ना, एक्सेप्टेंस फॉर सलमान कंप्लीट। अच्छा मैं बोल रहा हूं, अगर मैं इसको रिवर्स पूछता हूं, एक्सेप्टेंस फॉर, मैं इसको रिवर्स पूछता हूं, सुमन पोस्टेड द लेटर, ये कौन सा सवाल है, किस सवाल का आंसर है? तो आप बोलोगे सर सुमन पोस्टेड द लेटर, ये आंसर है एक्सेप्टेंस फॉर सलमान का। यानी अब मैं बोल सकता हूं एक्सेप्टेंस फॉर सलमान इज इक्वल टू लेटर पोस्टेड बाय सुमन। एक ही तो बात है, एक्सेप्टेंस फॉर सलमान मतलब लेटर पोस्टेड बाय सुमन। चार समझने की बात। फिर मैंने बोला था अगला सवाल होता है ना, टाइम की कर लो जांच, भाई टाइम की कर लो, टाइम की कर लो जांच, सेक्शन 5 ये था। सेक्शन 4 के भी 3 सवाल, सेक्शन 5 के भी 3 सवाल। अब क्योंकि मैंने तुम्हें सेक्शन 5 में बोला टाइम की कर लो जांच, क्या कर लो? टाइम की कर लो जांच, इसलिए सेक्शन 5। अब समय ढूंढना है, समय चेक करना है। पहला सवाल यह आया कि सेक्शन 5 ये कहता है, होश में सुनना, सेक्शन 5 ये कहता है कि जब मुझे अपने लेटर को कैंसिल करना है, किसको कैंसिल करना है? जब मुझे अपने ऑफर को कैंसिल करना है तो सेक्शन 5 ने बोला एक स्पीडी पोस्ट बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी? ठीक है, क्या बनानी पड़ेगी? तो सलमान ने जो लेटर सेक्शन 4 में भेजा था वो कौन सी पोस्ट से भेजा था? अब सेक्शन 5 में जो सलमान भाई लेटर भेजेंगे वो कौन सी पोस्ट से भेजेंगे? स्पीड पोस्ट से। अगला सवाल यह आया, बताओ किस समय तक स्पीड पोस्ट पहुंच जाए जिससे सलमान की नॉर्मल पोस्ट का ऑफर ऑटोमेटिक कैंसिल मानेंगे? जब सुमन लेटर, बच्चा एग्जाम में गलती क्या लिखता है कि बच्चा एग्जाम में लिखता है नॉर्मल पोस्ट से पहले पहुंच जाए। नहीं, जज ने नॉर्मल पोस्ट से पहले नहीं पहुंचाया, कब पहुंचाया? तो पहला सवाल बताओ सलमान का कैंसिलेशन लेटर कब तक पहुंच जाए? टिल सुमन पोस्ट द लेटर। इस पे राइट लगा दो भाई। ठीक है, अगला सवाल, सुमन कह रही है जब मैंने हां कर दी तो क्या अब मुझे इस बात का अधिकार नहीं है कि मैं अपनी हां को ना कर दूं? है कि नहीं बात? जब आप सलमान को कह रहे हो कि पहले तूने हां करी फिर तू स्पीड पोस्ट बनाकर उसी बात को क्या कर दे ना। अब सुमन कह रही ये अधिकार मुझे भी दो। मैंने पहले सलमान भाई को बोला हाँ मैं तुमसे शादी करूंगी, फिर मेरा दिमाग खोपड़ी घूम गई, फिर मैं कह रही हूं मैं सलमान भाई वो गलती से हाँ बोल दी थी, मैं अब तुमसे शादी नहीं करना चाहती। तो जज ने बोला तू भी क्या बना? स्पीड पोस्ट। तू भी क्या बना दीदी? अब तू जो स्पीड पोस्ट बनाएगी उसमें लिखियो कि मैंने पहला लेटर भेजा था जिसमें मैंने बोला हाँ मैं तुमसे शादी करूंगी, अब मैं स्पीड पोस्ट भेज दूं इसमें लिख रही हूं कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। अब सवाल यह आया किस समय तक सुमन जीजी का स्पीड पोस्ट पहुंच जाए? किस समय तक सुमन जीजी का स्पीड पोस्ट पहुंच जाए? तो आंसर आया बिफोर नॉर्मल पोस्ट रीच सलमान, सुमन जीजी स्पीड पोस्ट शुड बी रीच्ड। सुमन जीजी का स्पीड पोस्ट का लेटर उनके नॉर्मल पोस्ट से पहले पहुंच जाए। क्वेश्चन नंबर 2 में कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा सबसे आसान सवाल, स्पीड और नॉर्मल दोनों एक साथ पहुंच गए। नहीं, आंसर ये जो लेटर पहले पढ़ा जाएगा वो एनफोर्सेबल होगा, जो लेटर पहले पढ़ा जाएगा वो एनफोर्सेबल होगा। लेकिन जज ये मान के बैठता है, याद है टाड़ा, जब जज ये मान के बैठता है कि अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस, अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस स्पीड पोस्ट पहले पढ़े। हो गए 6 सवाल, है ना। अब मैं तुम पे इतना तो भरोसा करता हूं कि तुमने डायग्राम बनाया होगा और तुम 6 को समझ तो लिया, लेकिन एग्जामिनर तुमसे कभी ये नहीं पूछेगा बता समझ के बता। एग्जामिनर कहेगा भाई आंसर बता, तो इसको ढंग से क्या कर लेना, याद कर लेना, ढंग से कर लेना। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि 6 क्वेश्चन तुम बिल्कुल जी के पीएल कर लोगे। बोलो जी के पीएल मतलब गोट के पी लेना। और मैं इस बात की बिल्कुल गारंटी दे रहा हूं, यही एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें बच्चा दिमाग लगाता है, बाकी कॉन्सेप्ट बिल्कुल इससे तो हल्के हैं, है ना। इसलिए इनको मैंने बिल्कुल एक क्लास सिर्फ इस पे लगाई है, पूरे के पूरे 2 घंटे पिछली क्लास के इस पे लगाए हैं, सिर्फ इन 6 क्वेश्चन पर, है ना, सिर्फ इन 6 क्वेश्चन पर।
कम्युनिकेशन के 3 क्वेश्चन और स्पीड पोस्ट के 3 क्वेश्चन, कम्युनिकेशन लेटर के 3 क्वेश्चन, स्पीड पोस्ट के 3 क्वेश्चन। 2 घंटे सिर्फ यही पढ़ा है हमने। बाकी तो भाई चुरा के दिल मेरा गोरिया चली, वो तो सिंपल था। ऑफर कैसे लैप्स होगा, बात खत्म हो गई। बोलो भाई, समझा गई बात? हाँ जी, कौन सी वाली? हाँ वो यही तो था, 4 था वो। अब वो सुमन जी कह रही है, मीम बोल भाई, मीम है ना। सुमन जी कह रही है और सलमान खान कह रहे हैं सुमन जी को लेटर फाड़ दे। सुमन जी क्या बोल रही है उसमें, भाई अब तो पोस्ट कर दी। इसका मतलब अब रोज होने का फायदा है क्या? तो ये सेक्शन 4 में तो पढ़ा था कि इमोशनल, मतलब वो कह रहे हैं बहन प्लीज लेटर फाड़ दे, इमोशनल कर रहे हैं। इमोशनल अत्याचार कब तक हो सकता है? कब तक होता है इमोशनल अत्याचार? जब तक सुमन जी उस मीम में सुमन जी यही तो कह रही है, अब तो पोस्ट कर दी, अब कहां से फाड़ दो, तो पोस्ट कर दी, बात खत्म। तो सेक्शन 4 ये बताता है कि इमोशनल अत्याचार सलमान खान जब तक कर सकते हैं जब तक सुमन वो, और अगर उस मीम में सुमन ने बोल दिया भाई अब तो पोस्ट कर दी, तो अब तो शादी होके रहेगी, और शादी नहीं करना चाहते तो हर जाना तैयार रखना, कोर्ट में मिलूंगी। समझ में ना बात? फिर वो धोखाधड़ी का केस होगा अगर तुम बाद में मना करते हो तो। अब तो पोस्ट कर दी सुमन दीदी ने, पोस्ट सुमन दीदी के पोस्ट करने से पहले रोते, तो वो क्या करती, कैंसिल, फाड़ देते। ठीक है दोस्त, अब आज का कॉन्सेप्ट बिल्कुल आसान है, कोई भी इसमें दिमाग बहुत है ना, इतना दिमाग नहीं लगाना जो हमने 6 क्वेश्चन में लगाया, पर मुझे उम्मीद है अब तुम्हें 6 क्वेश्चन याद हो गए होंगे। ठीक है, फिर से पढ़ के आना, फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो क्लास के बाद पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं। मैं क्लास के बाद 1 घंटा ही रहता हूँ, मैं फ्री रहता हूँ, है ना। तो तुम मुझसे मेरी 5 बजे क्लास होती है, 4 से 5 फ्री रहता हूँ, तुम यहाँ रुककर मुझसे सवाल जवाब कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब सर, अब अगली बात करते हैं किसकी सर? कंसिडरेशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? कंसिडरेशन। अब ये बताओ, कंसिडरेशन का पहले बताओ मतलब क्या होता है? कंसिडरेशन का मतलब होता है बाबू समथिंग इन रिटर्न। क्या मतलब होता है कंसिडरेशन का? मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं तो बताओ मेरा कंसिडरेशन क्या है? फीस। ठीक है भाई, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं तो मेरा कंसिडरेशन क्या है? तुमने मुझे फीस दे दी, तुमने मुझे फीस दे दी, तो बताओ तुम्हारा कंसिडरेशन क्या है? टीचिंग सर्विस। तो जज साहब ने बोला भाई ये बात ध्यान रखना, कंसिडरेशन दोनों तरफ से वैल्यूएबल होना चाहिए, मतलब एक दूसरे के दिमाग को ये पता हो कि हाँ मुझे कुछ मिल रहा है। इसका मतलब अगर फ्री में कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। इसका मतलब नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। इसलिए चैप्टर बनाया कि भाई कंसिडरेशन क्यों जरूरी है। अब सबसे पहले सेक्शन 10 में हम जानते हैं, सेक्शन 10 ये बोलता है कंसिडरेशन इज इंपॉर्टेंट एलिमेंट फॉर द कॉन्ट्रैक्ट, कि अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना तो उसमें तुम्हें कंसिडरेशन प्रूफ करना पड़ेगा, उसमें तुम्हें कंसिडरेशन यानी लेन देन प्रूफ करना पड़ेगा। तुम और मैं कर देंगे नहीं कर देंगे? अब कल को मुझसे जज पूछ ले भाई तुमने कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिया बच्चों को पढ़ाने का, अपना समथिंग इन रिटर्न कंसिडरेशन बताओ, तो मैं क्या बोल दूंगा? फीस। सर फीस आ गई कोचिंग के पास, ये मेरा कंसिडरेशन है। तुमसे पूछा भाई तूने पैसे दे दिए, अपना कंसिडरेशन बता। सर्विस। तो तुम कह रहे सर हम क्लास में आ रहे हैं पढ़ रहे हैं, ये हमारा क्या हो गया? कंसिडरेशन हो। ठीक है, राइट। इसको मंगल ग्रह की भाषा में बोला गया क्विड प्रो क्यो। क्या बोला गया? भैया ये क्या शब्द आ गए भाई, उरी दादा क्या शब्द आ गए? क्विड प्रो क्यो का मतलब होता है, क्विड मतलब समथिंग, प्रो मतलब इन, ये प्रो तुम्हारे वाला प्रो नहीं है, इन, और क्यों मतलब रिटर्न। हाँ, तो अपने लीगल वर्ड्स के पेज पे आएंगे, वहां लिखेंगे क्विड प्रो क्यो। इसका इंग्लिश मीनिंग हुआ समथिंग इन रिटर्न। नहीं अरे हाँ, क्विड प्रो क्यो एक शब्द है और समथिंग इन रिटर्न भी क्या है? एक शब्द है। तो तीनों अलग मत लिखो, एक ही लाइन में लिखो क्विड प्रो क्यो, उसके आगे एक लाइन में लिखो समथिंग इन रिटर्न। एक ही लाइन में लिखो क्विड प्रो क्यो। कितने हो गए लीगल वर्ड? 40 हो गए। ठीक है, तो 40 के आसपास हो गए। अगर हमारे 100-150 हो जाते हैं तो इतने लीगल वर्ड भी बहुत होते हैं
अपने दिमाग में याद रखने के लिए, है ना। इसके आगे पीछे, इन लीगल वर्ड्स के आगे पीछे अगर तुमने कोई अपने इंग्लिश वर्ड भी लिख दिए तो एग्जामिनर नंबर दे देता है, क्योंकि एग्जामिनर ये भी जानता है भाई फाउंडेशन लेवल पे तुम किसी को लॉ 100% तो रटा नहीं सकते, लेकिन हाँ इतनी तो जिम्मेदारी बनती है कि वो ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल एग्जाम में करे। तो अगर कंसीडरेशन के ऊपर क्वेश्चन आया तो एग्जाम में इन वर्ड्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो नंबर आपको अच्छे मिलेंगे। और वो वर्ड क्या है बाबू? क्विड प्रो क्यो। ठीक है भाई। हाँ, कंसीडरेशन मीनिंग मतलब क्विड प्रो क्यो, ये लिखी बात। जज साहब ने बोला अगर आपने किसी बंदे को वादा कर दिया डोनेशन का तो फिर ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि मैं किसी को दान दे रहा हूं तो बदले मुझे क्या दे रहा है? कुछ भी नहीं। तो अगर बदले में कुछ नहीं मिल रहा तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब द एसेंशियल एलिमेंट इज समथिंग इन रिटर्न। समथिंग इन रिटर्न इज द कंसीडरेशन विच इज लीगली कॉल्ड एज क्विड प्रो क्यो। याद हो जाएगा ये वर्ड? ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ना इस चैप्टर की। अब भाई बात करते हैं डेफिनेशन क्या है, क्योंकि डेफिनेशन को ध्यान से समझना पड़ेगा। अब डेफिनेशन तुम बिल्कुल आसानी समझ जाओगे, सुनेंगे ध्यान से। अब मैं कह रहा हूं भाई, है ना, क्या नाम है भाई तुम्हारा? अब कार्तिक को पकड़ लेते हैं आज, है ना। अब मैंने कार्तिक को बोला कार्तिक भाई मैं लॉ पढ़ाऊंगा और तुम लॉ पढ़ोगे, इतनी बात तो जमती है। अब क्या करना, मुझे फीस तो दे रहे हो, साथ में भाई टी शर्ट बहुत बड़ी लगी मुझे तुम्हारी आज। टी शर्ट चकाचक पैक होकर ड्राई क्लीन होकर कल आ जानी चाहिए, वरना लॉ नहीं पढ़ाऊंगा। वैलिड कंसीडरेशन, इनवैलिड कंसीडरेशन? क्यों? पर फीस तो दे रहा है ना वो। वैलिड है या नहीं है? कुछ बच्चे मना कर रहे हैं, कुछ बच्चे कह रहे हैं। इधर वाले बालक, मैंने बोला मैं पढ़ाऊंगा भाई, मुझे टी शर्ट दे दे, बोलो। अच्छा एक बच्चे को अब कार्तिक कह रहा मेरे घर में तो टी शर्ट का ही काम है, एक काम करो फीस ही छोड़ो, है ना। मान लो 1000 रुपए की टी शर्ट है, आपकी लॉ की फीस होगी मान लो फॉर एग्जांपल 10,000 रुपए, 10 टी शर्ट ले लो मुझसे। वैलिड इनवैलिड? इनवैलिड वैलिड, है ना। ठीक है, अब ये बताओ क्विड प्रो क्यो इसका मतलब क्या है? और समथिंग मतलब? और कुछ भी मतलब? कुछ भी मतलब? अब कुछ भी मतलब वाला मीम मत चला, कुछ भी न्यूज चैनल वाला। तो जज ने बोला भाई जब मैं तुमसे कह रहा हूं क्विड प्रो क्यो और जब मैं इसमें लिख रहा हूं समथिंग इन रिटर्न, तो समथिंग हियर इंक्लूड मॉनेटरी एज वेल एज बार्टर। मॉनेटरी एज वेल एज बार्टर, इसका मतलब मॉनेटरी भी चलेगा और नॉन मॉनेटरी भी चलेगा, बस आपको उसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। अब जैसे मेरी अगर फीस 10,000 रुपए, तो बच्चा कह रहा है सर मैं तो कैश दूंगा, तो बस मुझे इतना ज्ञान रखना है कि भाई उस टी शर्ट की कीमत कितनी है, उन 10 टी शर्ट की कीमत 10,000 रुपए है। तो जज साहब ने बोला कोई दिक्कत वाली बात नहीं। समथिंग इन रिटर्न में मैंने कभी ये बोला समथिंग मींस मनी नहीं, क्विड प्रो क्यों मतलब समथिंग इन रिटर्न, तो ये भी वैलिड। हाँ मैं तो खुद मांग रहा हूँ टी शर्ट दे दे। हाँ अब तो टी शर्ट देने का मतलब ये नहीं कि वैलिड कंसीडरेशन नहीं, जैसे क्या बोला इट इज वैलिड कंसीडरेशन। अब सेक्शन याद करने का चीट कोड क्या था? कंसीडरेशन, कंसीडरेशन। तो इसलिए कंसीडरेशन में डा बहुत ज्यादा साउंड कर गया बेचारा, डा की जान निकाल दी हमने, इसलिए जज साहब ने क्या बोला? कंसीडरेशन डिफाइंड इन सेक्शन 2D। अब सुनो ध्यान से, जो कंसीडरेशन मांगता है। अच्छा बताओ मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तुम्हारे और मेरे बीच में, ओ ध्रुव भाई सुन लिया, फिर क्या मुझे समझ में नहीं आई बात। मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं तो बता तुम्हारे मेरे बीच में प्रोमिसर कौन है और प्रोमिसी कौन है? मैं अगर बच्चे को पढ़ा रहा हूं और तुम मुझे फीस दे रहे हो, तो तुम्हारे मेरे बीच में प्रोमिसर और प्रोमिसी कौन हुआ? है ना, पार्टली ट्रू या पार्टली फॉल्स। मैं प्रोमिसर भी हूं। अब सुनो कैसे, जब मैंने तुम्हें बोला मैं तुम्हें लॉ पढ़ाऊंगा, तो मैं लॉ पढ़ाने के बदले तुमसे सामान ले रहा हूं। तो जैसे मैंने सामान पकड़ लिए, मैंने या पैसे पकड़ लिए, तो मैं पढ़ाने के लिए क्या बन गया? प्रोमिसर। और तुम पढ़ने के लिए क्या बन गए? प्रोमिसी। जब तुमने बोला सर मैं आपको पूरी फीस देने का वादा करता हूं, तो फीस के लिए तुम क्या बन गए? प्रोमिसर।
और मैं फीस पकड़ने के लिए क्या बन गया, प्रॉमिसी। यानी दुनिया जिंदगी में हमेशा एक चीज याद रखना, अ पर्सन इटसेल्फ इन अ सिंगल कॉन्ट्रैक्ट इज प्रॉमिस एज वेल एज प्रॉमिसी। अब तुमने किसी भी दुकान से जाके बैग खरीदा, तो बैग बेचने के लिए वो बन गया प्रॉमिसर, और तुमसे पैसा लेने के लिए वो बन गया प्रॉमिसी। पैसा देने के लिए तुम बन गए प्रॉमिसर, और बैग प्राप्त करने के लिए बन गए तुम प्रॉमिसी। तो अभी मैं सिर्फ अपनी नजरों से तुम्हें पढ़ाता हूं। मैंने एज अ प्रॉमिसर तुमसे बोला कि भाई मुझे टी शर्ट चाहिए, तो जज ने बोला कि कंसिडरेशन वही वैलिड होगा जो प्रॉमिसर की इच्छा से होगा। अब वो कह रहा सर टी शर्ट मतलब जीन्स ले लो, तो जज ने बोला नहीं भाई नहीं नहीं, तो वो प्रॉमिसर मांग क्या रहा है, तो अगर तुम उसको कुछ और चीज ऑफर कर रहे हो तो फिर वो वैलिड कंसिडरेशन नहीं, क्योंकि उसकी नजरों में जो कंसिडरेशन बन रहा है वो क्या बन रहा है, टी शर्ट। तो इसलिए जो प्रॉमिसर होगा उस किसकी इच्छा से होना चाहिए, जो भी सामान होगा किसकी इच्छा से होना चाहिए। तो जज ने पहली डेफिनेशन में लिखा एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर। किसकी डिजायर होनी चाहिए, है ना। अब एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर, प्रॉमिसी कौन होगा, कार्तिक, प्रॉमिसी डन। कार्तिक कह रहा है सर मैंने आपको टी शर्ट दे दी थी, प्रॉमिसी डन। या कार्तिक कह रहा है चलो मैं आज आपको अपनी टी शर्ट दे रहा हूं, प्रॉमिसी डज। कार्तिक कह रहा है सर मैं आपको कल लाके दे दूंगा, प्रॉमिस टू डू। जज ने बोला मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने टी शर्ट दे दी थी, या वो टी शर्ट दे रहा है, या वो टी शर्ट दे देगा। यानी कि अगर कंसीडरेशन पहले पास्ट, अब ये बताओ डन मतलब पास्ट टेंस, डज मतलब प्रेजेंट टेंस, और टू डू मतलब फ्यूचर टेंस। तो जज ने बोला अगर कंसीडरेशन जा चुका है वो भी वैलिड है, कंसीडरेशन जा रहा है वो भी वैलिड है, कंसीडरेशन जाएगा वो भी वैलिड है। तुम में से बहुत सारे बच्चों ने फीस दे दी होगी, तो मेरा कंसीडरेशन तुम दे चुके हो, तो वो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसे कंसीडरेशन ट्रीट नहीं करूंगा। मैंने कहा भाई नया एक्ट पढ़ा रहा हूं, नया चैप्टर पढ़ा रहा हूं, फिर से पैसे दे, तो तुम क्या बोलोगे, दोबारा क्यों दे तो दी आपकी फीस। तो मेरे लिए तुम्हारी दी हुई फीस क्या बन गई, पास्ट कंसीडरेशन। एक बच्चा कह रहा आज ले लेना फीस, तो क्या बन गई, प्रेजेंट कंसीडरेशन। एक बच्चा कह रहा कल जमा कर दूंगा, क्या बन गई। जज ने बोला इससे लॉ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कंसीडरेशन आप कब सामने वाले को दे रहे हो। तो एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर, प्रॉमिसी डन, डज और टू डू, है ना, राइट। क्या बनेगा, सच एन एक्ट, ऐसा काम कर देना, सच एन एक्ट कि उसने ऐसा काम कर दिया, मुझे टी शर्ट दे दी। सच एन एक्ट इज कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस। समझ में आ गई बात। अब ये बताओ, इतनी बात समझ में आ गई ना, आसान डेफिनेशन है, कुछ मुश्किल नहीं है। लड़की के पिताजी, अमीर लड़की, अमीर बाप, गरीब लड़का, गरीब बाप नहीं था, सिर्फ गरीब लड़का था, ठीक है ना। अब लड़की के पिताजी, अमीर पिताजी एक लड़के को बोल रहे हैं ये ले पकड़ ब्लैंक चेक और मेरी बेटी शादी मत करियो। अब लड़की के बाप ने, लड़की के पिताजी ने लड़के को ब्लैंक चेक दे दिया, उसने वो भर लिया। अब लड़की के पिताजी कह रहे हैं बता यहां लिख के जा, मुझे बदले में क्या देगा। शादी के लिए मना। वो कह रहा है सर मैं आपको बदले में दूंगा, शादी के लिए मना कर दूंगा। अब ये जो लड़की के पिताजी को कंसिडरेशन मिल रहा है, ये कुछ करने के लिए मिल रहा है, कुछ ना करने के लिए। इसका मतलब कंसिडरेशन पॉजिटिव नहीं, कंसिडरेशन नेगेटिव भी हो सकता है ना। मैंने, यानी लड़की के पिताजी बोल रहे हैं ये ले पकड़ पैसे, और यहां वादा कर जाए या लिख के कॉन्ट्रैक्ट कर जाए कि अब तू मेरी लड़की से शादी नहीं करेगा। तो लड़की के पिताजी कह रहे हैं मैंने पैसा दिया तो मुझे बदले में नेगेटिव कंसिडरेशन मिल रहा है, नेगेटिव इन द सेंस कुछ ना करने का कंसिडरेशन मिल रहा है। अब लड़की के पिताजी की नजरों से क्या बोलेंगे, एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर, क्योंकि पैसा देने के लिए तो उसके पिताजी प्रॉमिसर हुए ना, तो यहां ये बात सेम रहेगी नहीं रहेगी, एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर। अब बताओ यहां पे प्रॉमिसी तो कार्तिक था, तो वहां पे प्रॉमिसी कौन हुआ, वो गरीब हीरो है ना, वो गरीब फिल्म का हीरो है ना, वो
लड़की के पिताजी को ये बोल रहा है कि मैंने तुम्हारी लड़की से शादी नहीं करी, भले रिश्ता पक्का हो गया, नहीं करी। अब पास्ट टेंस डन को क्या बोलेंगे? तो कुछ ना करने को क्या बोलेंगे? कुछ ना करने को अब बच्चा लिख के आएगा एग्जाम में नॉट डन, नॉट डज, या फिर नॉट टू डू। प्रोमिसी नॉट डन, प्रोमिसी नॉट टू डू, बिल्कुल गलत जवाब। कांटे लग जाएंगे, नंबर 0 मिलेंगे। एक तो तुमने डेफिनेशन में हेरफेर कर दिया और तुम्हें कुछ ना करने का लीगल वर्ड नहीं पता। तो ना करने का लीगल वर्ड होता है एब्सटेन, ABSTAIN। अब पास्ट टेंस में ले जाना तो एब्सटेन्ड। गरीब लड़का कह रहा है मैं तुम्हारी लड़की से शादी नहीं करी थी, एब्सटेन्ड। मैं तुम्हारी लड़की से शादी नहीं कर रहा, एब्सटेन्स। मैं तुम्हारी लड़की से शादी नहीं करूंगा, प्रॉमिस टू एब्सटेन। ऐसा एक्ट, यहां लिखा था ऐसा एक्ट, तो यहां क्या लिखना पड़ेगा? सच एन एब्सटेन, सच एन एब्सटेन इज कंसिडरेशन, सच एन एब्सटेन इज कंसिडरेशन। अब कहानी वही है, मम्मी आलू गोभी बनाती हैं, आलू लाई, गोभी लाई, आलू गोभी मिक्स, आलू गोभी सब्जी बन गई। जज ने 2 डेफिनेशन को मिक्स कर दिया और एक डेफिनेशन बना दी। जज ने बोला भाई ये बात कॉमन, एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, ये बात कॉमन, ये डायलॉग भी कॉमन, ये डायलॉग भी कॉमन। अब इन दोनों को साथ में जोड़ दो, एक डेफिनेशन बन गई। तो अब मैं अगर डेफिनेशन को रीड करूंगा तो मैं ऐसे करूंगा, एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, प्रोमिसी डन एब्सटेन्ड, प्रोमिसी डज एब्सटेन्स, प्रोमिसी टू डू टू एब्सटेन, सच एन एक्ट, आगे तो बोलो सच एन एक्ट और एब्सटेन, सच एन एक्ट, सच एन एक्ट और एब्सटेन इज कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस या कंसिडरेशन फॉर द कॉन्ट्रैक्ट, है ना। अभी आसान लग रही है क्योंकि हमने आसान बनाई, और जब बच्चा सिर्फ एक ही लाइन में पढ़ता है तो कहता क्या बोल दिया भाई। अब ये पढ़ते तुम, एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन डज एब्सटेन, प्रॉमिस टू एब्सटेन, सच एन एक्ट एब्सटेन इज कॉल्ड प्रॉमिस, है ना। तो अब एक बालक कह रहा लिखा है कहां है, देख रहे हो कितनी खतरनाक बात है ये लिखी बात। एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, प्रोमिसी कार्तिक या वो लड़का, कार्तिक डन और वो गरीब हीरो एब्सटेन, कार्तिक डज, सर टी शर्ट आज दे रहा हूं, एब्सटेन, कार्तिक कह रहा कल ड्राई क्लीन करा के दूंगा, प्रॉमिस टू डू, और वो गरीब लड़का चिंता मत करो आपकी लड़की से शादी नहीं करूंगा। ऐसा एक्ट करना पॉजिटिव और ऐसा एक्ट ना करना नेगेटिव इज कॉल्ड कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस। अब इसी डेफिनेशन को मैंने सिर्फ क्या किया, 2 भाग में ब्रेक किया और मैंने बोला इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव डेफिनेशन, इसको हम बोलेंगे नेगेटिव डेफिनेशन। इन दोनों को ऐड कर दो तो बन गई डेफिनेशन 2D की। अब बोलना, एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, प्रोमिसी डज एब्सटेन्ड, प्रोमिसी डन एब्सटेन्ड, प्रोमिसी डज एब्सटेन्स, प्रॉमिस टू डू और प्रॉमिस टू एब्सटेन, सच एन एक्ट और सच एन एब्सटेन इज कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस। इस डेफिनेशन में एक भी शब्द को इधर उधर हिला नहीं सकते क्योंकि ये डेफिनेशन है, और डेफिनेशन कभी भी अपनी भाषा में नहीं लिखी जाती, अपनी तरीके से ड्राफ्ट नहीं की जाती। इसके बाद जो रूल्स आएंगे वो आप अपनी भाषा में लिख सकते हो हेडिंग के बाद, लेकिन डेफिनेशन में भाई हेरफेर नहीं कर सकते, बचपन से जानते हैं, क्योंकि डेफिनेशन हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में लिखी जाती है। इन्वर्टेड कॉमा का मतलब होता है ये मेरे शब्द नहीं है, ये कानून के शब्द है। याद हो जाएगी भाई, ठीक है। अब इसी डेफिनेशन से बहुत सारे झगड़े हुए भाई, इसी डेफिनेशन से बहुत सारे झगड़े हुए, और ये पहला ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें लॉ बना नहीं था। पहले लोग लड़ लिए, केस लॉ आए, फिर लॉ बना। एक कॉन्सेप्ट क्या होता है, सेक्शन बना, मतलब लॉ हमने तैयार किया पार्लियामेंट में, तो वो बात किसमें बोली जाती है, सेक्शन में। तो जब मैं कहता हूं सेक्शन 2 सबसेक्शन डी, इसका मतलब ये पार्लियामेंट से पास हुआ है, समझ में आई बात।
यानी लॉ मेकर ने ये लॉ पहले से बोलो बना रखा था। और जब मैं कहता हूं एज पर केस लॉ, तो ये लॉ मेकर ने नहीं बनाया, ये एक्ट बनने के बाद जब प्रैक्टिकल लाइफ में झगड़े हुए तो जज ने ये जाना कि अब इसको क्या बना देना चाहिए, लॉ। तो कंसीडरेशन का आज का टॉपिक ऐसा टॉपिक है जिसमें एक भी टॉपिक क्या हुआ है, लॉ ने नहीं बनाया, सब किससे आए हैं, केस लॉ से आए हैं सबसे पहला। और ये सारे के सारे केस लॉ सिर्फ इन चंद 3 लाइन की डेफिनेशन से सॉल्व है। 3 लाइन की डेफिनेशन से कितने केस लॉ, मैं सोच रहे हो 3 लाइन पे कितने झगड़े हो गए हैं। अब पहला केस सुनना होश में। एक भाई दुकानदार, बहुत सारे दुकानदार है ना, बहुत सारी उनकी दुकानें हैं और ये सारी गवर्नमेंट की दुकानें है ना। जैसे नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सरकारी दुकानें बना दी, तुम्हारे किसी शहर में भी सरकारी दुकानें होंगी, ठीक है। अब सरकारी दुकानों की हालत बहुत खराब, तो सारे के सारे व्यापारी है ना, कलेक्टर कौन होता है, डीएम जो हो गया ना, कलेक्टर यानी डीएम सर के पास पहुंचे अपनी चिट्ठी लेकर कि सर हमारी जो दुकानें वो क्या हो चुकी हैं, खराब हो चुकी है, बारिश का मौसम हो चुका है और जब भी दुकान बारिश का मौसम होता है सारी की सारी दुकानों में पानी भर जाता है और ग्राहक आता नहीं, तो 2-3 महीने बिल्कुल आटा दाल चावल के लाले पड़ जाते हैं, घर बड़ी मुश्किल से चलता है सर। मतलब कोई अगर छतरी लेके भी आए बारिश में तो कम से कम यार हमारी दुकान तक तो पहुंचे, जब इतना पानी भर के दुकान तक ही नहीं पहुंच पाओगे। समझ बात। कलेक्टर साहब ने मुआयना किया और रिक्वेस्ट को बहुत ही अच्छे से समझा और कलेक्टर साहब ने कहा बात तो सही है यार, अब इतने बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं तो मैं क्यों जाऊंगा उस दुकान पे सामान लेने। अब हुआ ये, पुराना जमाने का लॉ है भाई, ऑनलाइन सिस्टम था नहीं, लोगों को बाहर सामान लेने जाना ही पड़ता था। अब बारिश और तूफान है, अगर सामान लेना, मम्मी कह रही भाई आटा दाल चावल लाना, तो लाना तो है ही। अब अगर दुकान पास में भी हो तो भी लोग सोचते भाई इतनी कीचड़ में कौन जाएगा। तो ये बात दुकानदारी खराब होती है। कलेक्टर साहब के दिल पे लगी बात, बहुत अच्छे दिल के इंसान थे। कलेक्टर साहब ने ठेकेदार को बुलाया, कॉन्ट्रैक्टर, यूपी की भाषा में ठेकेदार का नाम था दुर्गा प्रसाद। क्या नाम था, तो शॉर्ट में लिख रहे दुर्गा। दुर्गा प्रसाद को बुलाया, ठेकेदार को बोला भाई मैं एक सरकारी दुकानों का मुआयना करके आया हूं, वहां की दुकानें बहुत खराब हो रही है, पैसा तुझे पूरा मिलेगा, तुझे बस क्या करना है, तुझे बारिश का मौसम आने से पहले क्या कर देना है, दुकानें ठीक कर देनी है। मैं चाहता नहीं किसी भी दुकानदार के दुकान के बाहर पानी भर जाए और उसकी दुकानदारी खराब हो जाए, है ना, और फिर बदनामी हो कि सरकारी दुकान लेना तो बेकार होता है, हमेशा क्या लो, प्राइवेट मॉल में दुकानें लेनी चाहिए। तो दुर्गा प्रसाद जब यहां पहुंचा तो उसने सभी को बोला कि भैया कल से मरम्मत का काम चालू है, तो आप सबका सहयोग चाहिए। किसी की दुकान के आगे अगर मैं काम शुरू करूंगा तो वो ये ना बोले कि भैया है ना थोड़ा जल्दी कर दो, हमारा ये कर दो वो कर दो। इसमें से एक दुकानदार था जिसकी दुकान सबसे ज्यादा खराब थी और पानी सबसे ज्यादा भरा हुआ था, उसका नाम था बलदेव। क्या नाम था, बलदेव ने जब कलेक्टर साहब की बात करी तो बलदेव ने कलेक्टर साहब से पूछा, कलेक्टर साहब आपको दुकानें बनानी है ना, पहले मेरी दुकान की मरम्मत कर दो। ठेकेदार से बोला, ठेकेदार साहब आपको दुकानें बनाने पहले मेरी दुकान की मरम्मत कर दो, क्योंकि दुकानें तो बनानी है ना, किसी की तो शुरुआत करोगे। तो सर मेरी दुकान, मतलब कल जो ईंट सीमेंट आए ना मेरी दुकान के आगे रखवा देना। अब दुर्गा प्रसाद भाई ठेकेदार, कलेक्टर ने भेजा, थोड़ी ईगो तो उसके अंदर भी हो गया, वो कह रहा भाई देखो ऐसा कुछ नहीं होता है ना, ये मैं कल डिसाइड करूंगा कि कौन सी दुकान शुरू करनी है। बलदेव ने उनके साथ लीगल कॉन्ट्रैक्ट किया। पुराने जमाने में कॉन्ट्रैक्ट रिश्वत में नहीं माने जाते थे, है ना, कभी आपको लगे सर ये तो रिश्वत है, नहीं, उस जमाने में ऐसे कॉन्ट्रैक्ट रिश्वत में नहीं माने जाते थे। बलदेव ने ये बोला सर आप अगर मेरी दुकान पहले बना दोगे तो मेरी दुकान सबसे पहले बनेगी, फिर बाकियों की बन रही होगी, फिर जो भी इस मार्केट में सामान लेने आएगा किसी दुकान पे आएगा, पहले मेरी दुकान पे आएगा। भाई दुकान नई दिख रही है, बढ़िया दिख रही है, जो भी सामान बिकेगा, आप तो यहां होंगे ही अगले 2-3 महीने, उस सामान का 10% आपका। कमीशन का एग्रीमेंट कर लिया, कमीशन का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। उस जमाने में इस तरह के कमीशन के एग्रीमेंट को रिश्वत की बजाय वैलिड एग्रीमेंट माने जाते थे कि भाई अगर कोई बंदा कह रहा है कि भैया ये सामान अगर तुम मेरे यहां रख दोगे तो जब भी बिकेगा तो मैं तुम्हें क्या दे दूंगा, कंसिडरेशन, कमीशन दे दूंगा, क्या दिक्कत है। अब ये दुर्गा प्रसाद को पसंद ने कहा सही बात है यार, आम के आम गुठलियों के दाम यही तो होते हैं, कलेक्टर से ही पैसा वसूलूंगा और
बलदेव से पैसा वसूलूंगा। कलेक्टर से ठेकेदारी का पैसा ले लिया, बलदेव से कमीशन ले लिया, आम के आम गुठलियों के दाम। दुर्गा प्रसाद ने इस बात को ओके कर दिया और सबसे पहले दुकान बलदेव की बनाई। बलदेव निकला एक नंबरी, समझ गए ना, बलदेव निकला एक नंबरी। बलदेव ने क्या किया, बलदेव रिफ्यूज टू पे कमीशन। उसने कहा नहीं दे रहा, बोल क्या कर लेगा। दुर्गा प्रसाद ने क्या किया, स्यू ऑन बलदेव। समझ गए। ये जो मैं तुम्हें बताता हूं इसे बोलते हैं फैक्ट्स ऑफ द केस। क्या बोलते हैं, फैक्ट्स ऑफ द केस को एग्जाम में लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है ना। इशू जो मैं बताऊंगा यानी कि मुद्दा कोर्ट में, इशू को भी एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं होती। फैक्ट के बाद इशू ये आया कि दुर्गा ने ये बोला कि ये मेरा लीगल कॉन्ट्रैक्ट है एज पर लॉ, तो मुझे कमीशन चाहिए। अब इसके बाद क्या आता है, डिसीजन ऑफ द केस। इसी को ही एग्जाम में लिखना होता है। मैं कहता हूं फैक्ट को एग्जाम में तब लिखो जब तुम्हारे पास आंसर तुम्हारे दिमाग में छोटा बन रहा है। समझ ना बात, कि यार समझ में नहीं आ रहा, 4 नंबर का क्वेश्चन आ गया और आंसर मुझे दिमाग में 2-3 लाइनें आ रही हैं, फिर फैक्ट को लिख दो 2-3 लाइन में, तो इससे क्या होगा, एग्जामिनर को लगता है कि भाई आंसर बड़ा और बच्चे ने को आता है केस लॉ। अब बताओ दुर्गा जीतेगा बलदेव जीतेगा? भाई दुर्गा जो बच्चे कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, बलदेव जो बच्चे कह रहे हैं वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम जो बोलते हैं गलती बोलते हैं, उसको उल्टा ही होता है। तो वैसे तो दुर्गा को जिताना चाहते हैं सब, लेकिन जो बलदेव बोल रहे हैं वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम जो बोलते हैं उसका, और वो आज भी सच है। बलदेव विन। केस का नाम दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव। अब रीजन सुन लो भाई। जो घुटनों पे झटका लगा ना कि एक दिन हमें नी रिप्लेसमेंट के लिए जाना पड़ेगा, अब वो झटका क्यों लगा ये सुन लो। बहुत ही सिंपल, मैंने कहा सारे जवाब सिर्फ इस डेफिनेशन में छुपे हैं। जज ने बोला कि ये बता तू दुकान जो बना रहा है, तू सबसे पहले किसकी दुकान बना रहा है? तू ये जो बलदेव की दुकानें बना रहा है ये किसके कहने पर बना रहा है? किसी कहने पर बनाना है? तो पैसा भी कौन देगा? तो बलदेव से क्यों मांग रहा है? हाँ, लेकिन दुकान बनाने के लिए किसने बोला? तो जज ने बोला कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये इसलिए बेकार है कि भाई तू अच्छा इस बात में सोचते हैं, सुनो ध्यान से। जज ने बोला बलदेव ने तुझे कमीशन दे दिया, होश में सुनना अब ये बात जो बोल रहा हूं। जज ने कहा चलो ये वाली बात भी बोल लेते जो बच्चे कह रहे हैं। बलदेव ने कमीशन दे दिया किसको? ठेकेदार को। बता ठेकेदार बदले में क्या दे रहा है? जज ने बोला मैंने मान लिया लीगल कॉन्ट्रैक्ट है, 10% कमीशन बलदेव दुर्गा को दे रहा है, बता दुर्गा बदले में क्या दे रहा है? अब दुर्गा प्रायोरिटी जैसी कोई चीज नहीं होती, सुनो तो। दुर्गा क्या दे रहा है बलदेव को? तो दुर्गा बोल रहा है मैं दुकानें बना रहा हूं। दुकानें, उन्होंने बोला दुकानें 10% कमीशन के बदले बना रहा है कि मतलब सिर्फ 10% कमीशन बनेगा तेरी दुकानें बना दूंगा मैं। दुकानें तो बना रहा है कलेक्टर के कहने पर। तो अगर तुझे बलदेव 10% दे रहा है तो तू बदले में बलदेव को क्या दे रहा है? जो तू दे रहा है वो बलदेव की वजह से नहीं दे रहा, वो कलेक्टर की वजह से दे रहा है, तो कंसिडरेशन तो मिला ही नहीं बलदेव को। ठीक है, अगली बात जो तुम कह रहे हो सकता है बलदेव दुर्गा ने भी यही बोला हो, है ना, दुकानें तो बनाई है, प्रायोरिटी दी है, प्रायोरिटी। तो जज ने बोला सुन एक बात, बलदेव छोड़, ये दुकान है सुखदेव की, ठीक है। अब तू जब मार्केट में गया तो तू रैंडम ही तो चूज करेगा, बोल रैंडम चूज करेगा। 20 दुकानें हैं, अबे कहीं से तो शुरू करेगा ना मरम्मत। तूने बोला 20 दुकानों की पहली मरम्मत करता हूं सुखदेव की दुकान की। ये बता सुखदेव की पहली प्रायोरिटी किसने रखी? तूने रखी, तो सुखदेव तुम्हें कमीशन दे देगा। सुखदेव क्या बोलेगा? मर्जी है तुम्हारी, पहले मेरी करो उसकी करो, मुझे तो ये पता लग गया कलेक्टर साहब ने बोला सारी ठीक होनी चाहिए दिवाली बारिश के मौसम से पहले, तो सुखदेव से कमीशन मांग लेगा। अब जज कह रहा है, जज की कुर्सी जज की नजर सोचो, जज कह रहा है मैं मान रहा हूं कि तूने पहली प्रायोरिटी किसको दी? बलदेव को दी।
तो तू किसी ना किसी को तो पहली प्रायोरिटी देता, तो तूने वो प्रायोरिटी क्यों दे दी? इसके लिए पैसा क्यों मांगना? कलेक्टर ने बोला 20 दुकानें हैं, पूरा पैसा मिलेगा, 20 की मरम्मत शुरू कर दे। तूने पहली दुकान किसकी चुन ली? बलदेव की। तो इसमें बुरा क्या मानना है? तो सुखदेव की चुन लेता। तो प्रायोरिटी जैसा कोई लॉजिक नहीं है। अच्छा बताओ, 20 में से किसी की दुकान तो होगी जो आखिरी में बनेगी। अब वो लड़ लेगा दुर्गा प्रसाद से, तूने मेरी आखिरी में क्यों चूज करी? तुझे पता है 20 दुकानें बनने में, 19 दुकानें बनने में लगे 2 महीने, तो 2 महीने से मेरे घर में, मेरी दुकान में ग्राहक नहीं आया, मेरी आखिरी की चूज करी। अब फिर तो उसे भी केस कर देना चाहिए दुर्गा प्रसाद के ऊपर, तूने जानबूझ के मेरी आखिरी चूज करी। तो दुर्गा प्रसाद क्या बोलेगा? भाई जानबूझ के जैसा कुछ नहीं है, मैं तो बनाता जा रहा हूं, नंबर लगता जा रहा है। तो जज ने बोला देयर इज नथिंग लाइक प्रायोरिटी और नॉन प्रायोरिटी। मुद्दा यह है कि वो तुझे 10% कमीशन दे रहा है, तुझे इसके बदले में क्या मिल रहा है? बलदेव को क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं। और दुकान किसकी डिजायर से बना रहा है? तो जज ने डिसीजन दिया, डेफिनेशन का पहला शब्द है एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। कंसीडरेशन किसकी मर्जी से होना चाहिए? तो दुकान बनाने की डिजायर किसकी है ना? डिजायर ऑफ। जज ने बोला दुकानें बन रही है एट द डिजायर ऑफ कलेक्टर। तो कलेक्टर कौन हो गया? तो एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। प्रोमिसर की डिजायर से ठेकेदार कौन हो गया? तो प्रोमिसर की डिजायर से प्रोमिसी कोई भी काम करेगा तो बदले में कंसीडरेशन कौन देगा? प्रोमिसर ही देगा। तो जो अगर कंसीडरेशन प्रोमिसर देगा तो वो किसी और, तुम किसी और से ये कह के नहीं ले सकते कि तेरी दुकान का मुझे पहले प्रायोरिटी मिली है। समझ आगे बात? तो केस किस नाम, किस कॉन्सेप्ट से सॉल्व हुआ? एट द डिजायर ऑफ। समझ गए? कौन जीता? तो कंसिडरेशन इज मूव्ड फ्रॉम एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। हेयर बलदेव इज नॉट प्रोमिसर। बलदेव यहां पे प्रोमिसर नहीं है। प्रोमिसर कौन है? कलेक्टर। तो पैसा भी किससे मिलेगा? बलदेव से नहीं, किससे मिलेगा? कलेक्टर। ये लिखी बात, होशो पढ़ना भी। दुर्गा प्रसाद, एनी एक्ट डन बाय द थर्ड पार्टी इज नॉट कंसिडरेशन। अगर तुम कोई भी काम कर रहे हो किसी तीसरे व्यक्ति से के कहने पर, तो वो वैलिड कंसिडरेशन तभी होगा जब प्रोमिसर तुम्हें बोलेगा। अब होश में पढ़ना ध्यान से। दुर्गा ठेकेदार है, किसके कहने पर? ये जो वर्ड है ना भाई, ये 100% एग्जाम में लिखे मिलेंगे। मतलब एग्जामिनर तुम्हें ये कंफ्यूज नहीं करेगा इसमें प्रोमिसर कौन है। सीधा एग्जाम में डिट्टो वर्ड टू वर्ड लिखा मिलेगा कि दुकान कंस्ट्रक्ट की गई है एट द डिजायर ऑफ कलेक्टर। ये वर्ड पहचानने हैं बस एग्जाम में। अगर तुमने ये वर्ड पहचान लिया एट द डिजायर ऑफ कलेक्टर, फिर तुम कभी भी आंसर गलत नहीं दोगे। उसने कहा कमीशन दूंगा, बी ने बाद में बलदेव ने कमीशन देने से मना कर दिया, दुर्गा ने केस कर दिया कि भाई कमीशन तो देना पड़ेगा। ये जज का, ऑनरेबल कोर्ट का जज का ये फैसला आया। इट वॉज हेल्ड बाय द ऑनरेबल कोर्ट, डी कैन नॉट, दुर्गा कैन नॉट रिकवर द अमाउंट ऑफ कमीशन फ्रॉम बलदेव बिकॉज डी कंस्ट्रक्टेड द मार्केट एट द डिजायर ऑफ कलेक्टर, नॉट एट द डिजायर ऑफ बलदेव। तो एग्जाम में हमेशा बलदेव के कहने पर थोड़ी बनाया उसने कलेक्टर के कहने पर बनाया। क्या मतलब? हेडिंग यही है, दुर्गा प्रसाद बलदेव डीईओ। सही लिखा है यहां पे, है ना? हाँ ठीक है, समझ में आ गई बात? बोलो भाई। इसी का मैंने डायग्राम बना के दे रखा है ना? इस बात डी ने श्यू कर दिया एज मनी वॉज स्पेंड बाय द शॉपकीपर बट एट द डिजायर ऑफ कलेक्टर। तो पैसा भी कौन देगा? एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। जो प्रोमिसर है ना, उसकी इच्छा से ही अगर आप बना रहे हो तो पैसा भी। अब ये सवाल देखना, ये वाला बताना। क्वेश्चन पढ़ो, एग्जाम्पल। भाई अकबर का बालक हो गया, बीरबल ढूंढने चला गया।
बीरबल कह रहा अकबर से पैसा निकाल, और बीरबल ने वो काम अपनी इच्छा से किया है, पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? अपनी इच्छा से किया है, एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। थोड़ी कोई प्रोमिस, अरे कोई प्रोमिसर तो बनाओ। तो जज साहब ने बोला भाई अपनी इच्छा से काम किए हुए पैसे तुम अकबर से, भाई मैंने अपनी इच्छा से किसी भी XYZ बच्चे को पढ़ा दिया, मैं पैसे तुमसे मांग रहा हूं, पैसे निकाल, उसको पढ़ाया, तो तुम कहोगे मैंने थोड़ी कहा था। सही बात है ना? तो अकबर कह रहा है भाई तू ढूंढ के लाया, हाँ मेरे बेटे को ढूंढ के लाया, अच्छी बात है, पर मैंने थोड़ी कहा था तुझे ढूंढ के लाया, तो फिर किस बात के पैसे? अगला, अकबर ने काम और बीरबल ने काम अकबर के कहने पर किया, फिर वो जो इनाम देना चाहते हैं वो उसे देना पड़ेगा। क्यों? एक्ट डन एट द डिजायर ऑफ। अब बीरबल ढूंढ के लाए किसके कहने पर? देना पड़ेगा। इट कैन नॉट बी क्लेम बिकॉज ही हैज नॉट डन द एक्ट एट द। समझ बात? तो हमेशा याद रखना किसकी इच्छा से होना चाहिए? एट द डिजायर ऑफ। तो कोई भी पैसा दिया जाएगा तो किसकी इच्छा से दिया जाएगा? एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। अब मैंने तुम्हें यार इतनी क्लास पढ़ा दी, उसमें एक गड़बड़ हो गई है। नहीं भाई लोग घबरा गए, कुछ घबराने वाली बात भी है। दिल थाम के सांसें गहरी लेके सुनेंगे ताकि पचा पाए उस बात को। ये बताओ मैं पढ़ा रहा हूं, तुम फीस दे रहे हो, फीस किसने दी? नहीं भाई, जिन बच्चों ने ऑनलाइन पेमेंट करी वो किसके खाते से करी? सुन तो लो, मैं मना नहीं कर रहा, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि गड़बड़ क्या हुई है। गड़बड़ ये हुई है कि भाई मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तुमने कहा सर आपसे पढ़ेंगे, आपने फीस देने का वादा किया, फीस देनी चाहिए थी तुम्हें, पर फीस आई किसके खाते से? पापा के खाते से आई। तो मैं हो गया पढ़ाने के लिए प्रोमिसर, मैं हो गया पढ़ाने के लिए प्रोमिसर, तुम हो गए पढ़ने के लिए प्रोमिसी। लेकिन मैंने बोला पढ़ाऊंगा उसे जो फीस देगा, फीस दी पापा ने। पापा कहां है? पापा कहां है? अब इतना दिमाग खोपड़ी चलाई, सलमान खान की वीडियो दिखाई, फिर से रिवाइज 2 घंटे लगाए, 2 सेक्शन में 4 सुमन को है प्यार, सेक्शन 4 है, समय की कर लो जांच, सेक्शन 5 2D अबे हट, इतने सेक्शन याद कराए, 15 केस लॉ है ना, ये सब याद कराए चैप्टर 2 में, सब फिर से रिपीट करना पड़ेगा। पापा, हाँ करना पड़ेगा तो ना, पापा को क्यों नहीं भेज रहा फिर? नहीं मुझे तो पढ़ाना है, किसको? प्रोमिसी को। जो फीस देगा मैं पढ़ा दूंगा। तो भाई अलीगढ़ बुला रहा है, अलीगढ़ नहीं, फीस तो मेरे नाम पे आ गई ना, वो मुझे दे दी। हाँ अब इस कॉन्सेप्ट को समझते, सुनो ध्यान से। अब अगर ऐसा हो गया कि अलीगढ़ के तालों में ध्रुव तो बंद है, अलीगढ़ के ताले मशहूर है भाई, ठीक है ना, अलीगढ़ के तालों में ध्रुव बंद है और पापा यहां हॉस्टल में रह रहे हैं, और पापा फिर पढ़ रहे हैं क्लास में। बोलो समझ में ना बात? तो फिर अगर पैसा देने वाला, अर्निंग करने वाला क्लास में आएगा तो फिर अर्निंग को पैसा कौन कमाएगा भाई? ध्रुव कहेगा मैं उठाऊंगा बहुत सारा परिवार का। धरती का मत उठा भाई, अपने परिवार को उठा ले बस, वही बहुत है। समझ में आई बात? तो कुछ गड़बड़ नहीं हो जाएगी। अब अरे सुनिए बात, अगर क्या कहते हैं पापा जिस जगह पर जॉब कर रहे हैं उनकी क्वालिफिकेशन, उनका एक्सपीरियंस तुमसे मैच हो नहीं सकता, और पापा यहां बैठेंगे तो फिर भाई घर में कमाई कौन करेगा? तो ये तो कॉन्ट्रडिक्ट हो गया। पापा को यहां बैठना चाहिए पर पापा बैठ नहीं सकते कि भैया घर कौन चलाएगा। बच्चा कह रहा है तो मैं एग्जाम कब दूंगा? जब मैं पैसे दूंगा, और मैं पैसे दे नहीं पा रहा क्योंकि मेरे पास है नहीं। तो पापा कह रहे हैं कि भाई मैं तो बैठ नहीं सकता, मैं कह रहा हूं एज पर लॉ बैठना उसे ही है जो पैसे दे रहा है। इसका समाधान क्या होगा? सुनना ध्यान से, इसका समाधान है ना, एक केस से आया और केस को समझना आप, सुनना ध्यान से, बहुत गजब का केस, और इसका समाधान अब ढूंढना क्या होगा। भाई सब ऐसे ही रखा रहने दो, यहां नाटक मत करो ज्यादा, बहुत देर हो गई।
एक आंटी जी है ना, आंटी जी, आंटी जी बहुत अमीर, संपत्ति की कोई कमी नहीं। आंटी की बेटी, चलो उसका नाम रख लेते बसंती है ना, आंटी ने अपनी बेटी को ये बोला कि भाई तेरी एक मौसी है, मौसी, ठीक है, मौसी बेचारी बहुत ही अच्छी है, अपनी पूरी सेवा करती है अपनी बहन की। आंटी जी ने बोला कि मैं फॉर एग्जांपल कि मैं कहीं बाहर जा रही हूं घूमने, वर्ल्ड टूर पे जा रही हूं, ठीक है, तू घर का ध्यान रखियो। अब मौसी कह रही बहन तू चली जाएगी तो मेरा खर्चा पानी कौन उठाएगा, है ना, क्योंकि आंटी अमीर है, पुरानी पुश्तैनी संपत्ति उनके नाम पे घर। तो आंटी ने अपनी बेटी से कांटेक्ट किया कि मेरे जाने के बाद अपनी मौसी को 50,000 रुपए पर महीना पैसे देती रहना, ताकि मौसी का खर्चा निकलता रहे, 50,000 महीना। अब बेटी कह रही है ठीक है मम्मी मैं मौसी को खर्चा तो दे दूंगी 50,000 महीना, लेकिन मेरे पास भी तो इतने होने चाहिए। तो आंटी जी ने बोला बहन बेटे देख मेरे पास ना लिक्विडिटी तो है नहीं इतनी, लेकिन संपत्ति बहुत है, एक काम करती हूं, एक घर है 1 करोड़ रुपए का मार्केट वैल्यू का, ये घर तेरे नाम कर दियो, तो कभी तुम्हें ऐसा लगे ना मेरे पास पैसे नहीं है, बेच दियो, बेच दियो और अपने पास पैसा ले लियो, लेकिन मौसी को दिक्कत मत होने दियो। अब आंटी जी ने घर कर दिया अपनी बेटी के नाम, इस शर्त पर कि वो मौसी को कितने रुपए देगी। अब शुरू में तो बेटी ने मौसी को 50,000 रुपए दिए, कुछ दिनों के बाद उन्होंने 50,000 रुपए देने से मना कर दिया। अब मौसी बेचारी गरीबी में करती क्या नहीं करती, उसने मौसी के ऊपर क्या किया, बेटी के ऊपर स्यू कर दिया। फैक्ट समझ में आ गए। इशू ये उठाया बेटी ने कि जज साहब मुझे मौसी को पैसे देने में कोई दिक्कत नहीं है, मुझे समस्या ये है कि मैं मौसी को हर महीने 50,000 रुपए दे भी रही थी, पर मुझे समस्या यह है कि मौसी इसके बदले में मुझे क्या दे रही है, कंसीडरेशन नहीं है ना। और आपने बोला था कंसीडरेशन नहीं, तो जब मुझे मौसी कंसीडरेशन नहीं दे रही तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, जब कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है तो फिर किस बात के 50,000 रुपए, और फिर किस बात की कोर्ट की लड़ाई। बदले में कंसीडरेशन नहीं है। आप खुद पूछो मौसी से, मौसी पिछले 6 महीने हो गए मैं तुम्हें 50,000 रुपए दे रही हूं, 50,000 रुपए के हिसाब से मैंने तुम्हें 3 लाख रुपए दे दिए, ये बताओ हर महीने 50,000 मुझसे मांग लेती हो, मुझे बदले में क्या दे रही हो। जज कह रहे हैं यार बात तो सही है, अब मौसी बदले में तो सच में कुछ नहीं दे रही, और फिर कॉन्ट्रैक्ट किस बात का। अब लड़ाई चल रही है दोनों के बीच में, जज कह रहा है फैसला भाई मैं करूंगा, तो मुझे बताओ मौसी जीतेगी या बसंती जीतेगी। जो मेरे मौसी जीतेगी, क्यों जीतेगी भाई, पीछे वाले भैया, पीछे वाले बच्चों की कम आवाज आती है ना। चलो सुनो, हाँ चलो, वो कह रहा है सर मेरे हिसाब से तो ये है कि जो आंटी जी ने घर दिया है ना अपनी बेटी को, वो इसलिए दिया है कि वो 50,000 महीना किसको देते रहेंगे। जज ने बोला इधर उधर की बात करना बिल्कुल बेकार है, आंसर डेफिनेशन में छुपा है, मैं आगे पढ़ा ही नहीं रहा कुछ, मैं तो डेफिनेशन से सॉल्व कर दूंगा, खत्म बात। डेफिनेशन में वो राज छुपा है जिससे ये केस सॉल्व हो गया, और जिससे तुम्हारे पापा का भी केस सॉल्व हो जाएगा कि उन्हें यहां आना नहीं पड़ेगा। पढ़ते नहीं यार तुम लोग ढंग से, सिर्फ एक ही दीदी ने सही बोला है, राज की बात है ये, इसको मैंने हाईलाइट जानबूझ कर नहीं करा ताकि तुम, अब पढ़ना, एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। अब मैं पहले तुम्हारी बात करता हूं, पढ़ाने के लिए प्रोमिसर कौन हुआ, एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, तुम कौन हुआ जिसे पढ़ा रहा हूं, प्रोमिसी, जिससे मैंने वादा किया कि भाई मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, तुम मिलने क्या होगे, प्रोमिसी, या तो पैसा दे दे या उसके बिहाफ पर। तो जज ने बोला सर आप तो हिंदुस्तान में रहते हो और हिंदुस्तान में एक कहावत मशहूर है,
आम खाओ, गुठलियां मत गिनो, पेड़ मत गिनो। आप सर ये बताओ, आपको पढ़ाना है, आपका कंसिडरेशन क्या है? फीस। फिर आपको इससे क्या मतलब? फीस बच्चा अपने खाते से दे रहा है या बच्चा अपने पापा के खाते से दे रहा है? आप तो ये भी छोड़ो कि बच्चा वो कहीं से चुरा के लाया है। भाई अगर बच्चा चुरा के लाया, अगर बात कोर्ट तक पहुंची तो बच्चा तो जेल जाएगा। बच्चे, आपने तो बोला भाई मुझे फीस चाहिए थी। और अच्छा ये बताओ, जब तुमने फीस मैम को दी तो क्या मैम ने तुमसे ये पूछा बता कहां से लाया? कोर्ट में जाके कहने कि हमने बहुत मेंटल प्रेशर डाला है फीस के लिए, हमने इसकी चोरी की, तो वो कोर्ट फिर चैप्टर नंबर 5 में बताएगा बातें। आपको भी तो केस होगा ना फिर? नहीं, मैंने थोड़ी डाला तुम पे मेंटल प्रेशर। मैंने कहा भाई ले पैसे दे वरना चक्कू घोप दूंगा। भाई अपने दुख से दुखी नहीं है ये, दूसरा सुखी क्यों रहे? समझ गए बात? अब जज ने बोला कि तुम खुद देखो, क्या मैम ने तुमसे जब तुमने फीस दी तो क्या मैम ने पूछा कि तू फीस कहां से लाया? पापा से लाया, मम्मी से लाया, किसके खाते से दे रहा है? पापा के खाते से। समझ में आई ना बात? जज ने बोला पूछना क्यों है किसी बच्चे से फीस कहां से लाया? आप आम खाओ, गुठलियां मत गिनो। अब बच्चा खुद अपनी मेहनत करके पैसा कमा के लाया, उसके पापा ने दिया। और इवन एक बात ध्यान रखना, एनी अदर पर्सन खाली फैमिली मेंबर नहीं होता, एनी अदर पर्सन तुम्हारा दोस्त या पड़ोसी भी हो सकता है। हाँ समझ ना बात? अब भाई एक बात बताओ, एक बच्चे को पढ़ाई की जरूरत है ना, वो कह रहा है सर मेरे पास फीस नहीं है, तो मैंने कहा चल भाई एक काम करता हूं, तेरी फीस मैं दे देता हूं। अब मैं उस गरीब बच्चे का कोई रिश्तेदार तो हो नहीं, दूर का भी नहीं हो, बस मुझे लगा कि यार चल ठीक है, वो कह रहा पढ़ने के लिए फीस नहीं है सर, आप स्कूल में भर्ती करा दो। मैंने कहा चल स्कूल में भर्ती करके पढ़ेगा ही, तो मैं स्ट्रेंजर हो गया नहीं हो गया? तो मैं भी उस बच्चे की फीस जो दूंगा वो स्कूल के लिए क्या बनेगा? वैलिड कंसिडरेशन। क्योंकि जज ने बोला स्कूल वाले सुन लो, एट द डिजायर ऑफ प्रोमिस, तुम्हें फीस चाहिए, चाहे वो छोटा बच्चा दे दे, चाहे उसके ब्याह पे अनजान सर दे दे, तुम पैसा पकड़ो। तुमने कहा स्कूल में पढ़ने की फीस है बच्चे की 10,000 रुपए महीना, मैंने कहा मैं 1,20,000 रुपए दे रहा हूं, पूरे साल को स्कूल में पढ़ाओ इसे। तो अब मैं रिलेटिव हूं या नहीं हूं? तुम्हें इससे क्या मतलब? तुम सिर्फ क्या खाओ? आम खाओ। तुम्हें इससे क्या मतलब भाई ये आम हिमाचल प्रदेश का है या है ना साउथ का है? तुम्हें इससे क्या मतलब? आम खाओ, गुठलियां मत गिनो। तो एनी अदर पर्सन कौन होता है? रिलेटिव एज वेल एज नॉन रिलेटिव, रिलेटिव एज वेल एज नॉन रिलेटिव। तुम्हारा केस समझ में आया? अब इसी केस से सॉल्व हो गया मौसी वाला केस। जज ने बोला एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, प्रोमिसर कौन है? बसंती। बसंती ने क्या वादा किया कि मैं मौसी को 5,000 रुपए 50,000 रुपए महीना देने का वादा करती हूं। मैं मौसी को 50,000 रुपए देने का वादा करती हूं। मैं मौसी को 50,000 रुपए देने का वादा करती हूं। एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, या तो मौसी दे कंसिडरेशन या मौसी के बिहाफ पर एनी अदर पर्सन कौन हुआ? आंटी जी। इट इज अ वैलिड कंसिडरेशन। तो जज ने बोला बसंती बेटा तू छोटी तो बहुत है, मतलब छोटी मतलब हाँ ठीक है उम्र में छोटी है, हो सकता है तूने वकालत कर रखी हो, पढ़ी लिखी हो, तेरा पॉइंट बहुत बढ़िया था, लेकिन तूने डेफिनेशन को ढंग से नहीं पढ़ा। मैंने बात, अगर तूने डेफिनेशन को ढंग से पढ़ा होता तो एनी अदर पर्सन से तू समझ जाती कि मौसी को पैसे देने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मौसी के बिहाफ पर उसकी मम्मी भी अगर पैसे दे रही है बसंती की, तो वो भी मौसी का कंसीडरेशन माना जाएगा। तो एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, डन, डज और टू डू इज अ वैलिड कंसीडरेशन। तो जज ने बोला प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन डन, प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। यहां तो तेरी मम्मी तुझे कंसीडरेशन, मौसी के बदले कंसीडरेशन देके चली गई, तो उन्होंने तो डन कर दिया काम। तो मैंने बात, तो इसका मतलब कंसीडरेशन कैन बी मूव फ्रॉम एनी अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ द प्रोमिसी। अब तुम फीस देने के लिए अगर प्रोमिसी हो, मेरे लिए तुम प्रोमिसी हो, तो तुम्हारे बिहाफ पर तुम्हारे पिताजी अगर फीस दे रहे हैं तो वो वैलिड कंसीडरेशन माना गया ऑन बिहाफ ऑफ यू। केस का नाम चिनाया वर्सेस रमाया। मतलब बसंती पैसे दे या ना दे, मौसी को मतलब नहीं, बसंती को पैसे देने पड़ेंगे, मौसी कंसीडरेशन दे या ना दे। अब बताओ कौन जीता? मौसी विन, और हर महीने मौसी को कितने मिलते रहे? 50,000 रुपए मिलेंगे। अब बसंती की जो दलील थी, बसंती की जो दलील थी
कि मुझे मौसी कुछ नहीं दे रही, जज ने इसका फैसला क्या सुनाया, मौसी कुछ नहीं दे रही, पर मौसी के बदले आंटी जी तुम्हें इसका कंसिडरेशन, तूने तो बहन अभी सिर्फ कितने दिए 3 लाख, मम्मी तुझे वैल्यूएशन दे गई है मकान की 1 करोड़, तुझे तो अभी 97 लाख का प्रॉफिट में है, मौसी को तूने 3 लाख दिए, यू आर इन स्टिल प्रॉफिट ऑफ 97 लाख। 97 लाख का कंसिडरेशन पहले तेरे पास पहुंच चुका, जो तुम मौसी को देती रही हो ना, तो भी कई सालों में जाकर चुकेगा 50-50 हजार के हिसाब से, तो मौसी केस जीत गई। ठीक है, केस का नाम, तो जज ने बोला अब इस केस की अगली हेडिंग बनानी पड़ेगी, कंसिडरेशन में बी मूव फ्रॉम प्रोमिसी, और ये सब इस चैप्टर का फेवरेट क्वेश्चन में से है जो एग्जाम में आता है, इसलिए अगर एग्जाम में इसकी केस स्टडी आएगी तो पहले मुझे इसको ढंग से याद करना पड़ेगा। अब सुनो ध्यान से, ये बताओ पापा ने तुम्हारी फीस तुम्हारे बदले पे दे दी, कंसिडरेशन वैलिड इनवैलिड, वैलिड एज पर चिनाया वर्सेस रमाया। ठीक है, पापा को मैं जानता हूं क्या, है ना मैं पापा से मिला, इवन मैं तो बच्चों के पिताजी का नाम भी नहीं जानता, और उसने कुछ बच्चों के पिताजी मुझे भी ना जानते हो, लेकिन फिर भी मुझे फीस मिल गई। तो जज ने बोला बच्चों के पिताजी सर आपके लिए बने स्ट्रेंजर, क्या बने, और उस स्ट्रेंजर ने आपको क्या दे दिया, कंसिडरेशन। तो जज ने इस कॉन्सेप्ट को नाम दिया स्ट्रेंजर टू, और जज ने बोला सर स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन क्या होगा, वैलिड हो। इसका मतलब वो अगर कोई अनजान व्यक्ति तुम्हें पैसे दे गया किसी और के बिहाफ पर, तो वो तुम्हें मिला हुआ कंसिडरेशन वैलिड है। कोई XYZ बच्चा किसी बच्चे की, XYZ पर्सन किसी बच्चे की फीस दे गया कि सर इस बच्चे को पढ़ा देना, इससे फीस मांगना, फीस मैं दे जा रहा हूं, सही बात, बोलो भाई, ठीक है ना। अब भाई क्या नाम है भाई तुम्हारा, कृष्णा है ना। अब मान लो कोई एक्स पर्सन अनजान व्यक्ति मुंह पे मास्क लगा के फीस रख दी पूरी टेबल पे और बोला कृष्णा की फीस है उससे मत मांगना, एंट्री कर दो, फीस एट द डिजायर ऑफ प्रोमिशन, प्रोमिसी। अब वो जो मुंह पे मास्क लगाए कोई बंदा है, कृष्णा कह रहा है सर मुझे भी नहीं पता मेरी फीस कौन देगा, तो वो मेरे लिए, अब वो मेरे लिए क्या बन गया, और उसकी दी हुई फीस मेरे लिए क्या बन गई, वैलिड। मैं मना नहीं कर सकता उसको पढ़ाने से, वो बोलेगा सर मेरी फीस आ गई ना, अब छोड़ो वो कौन थे, फीस आ गई ना, बात, अब छोड़ो चाचा ताऊ मामा पापा कौन थे, छोड़ो, बात खत्म। तो स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन वैलिड। अच्छा अगर मैंने नहीं पढ़ाया फीस लेने के बाद, तो क्या तुम स्यू कर सकते हो, कर सकते हो, क्योंकि तुम तो प्रॉमिसी हो। क्या पापा स्यू कर सकते हैं, कर सकते, क्योंकि पापा कौन है, पैसा देने वाले। तो जज ने बोला स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन वैलिड होता है और स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन स्यू भी कर सकता है। अब तुमने बोला पापा से, पापा सर ने पैसे दे दिए, अब सर कह रहे कल से मत आना, है ना, आप जाके बात कर लो, कहते हैं ना बच्चे कई बार, अब मैं क्या बात करूं सर से, आप जाके बात कर लो। तो घर वाले आए थे लड़ने, क्यों, स्ट्रेंजर टू, आज पता लगा ये राज की बात कि घर वालों की लड़ाई भी वैलिड क्यों होती है, स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन वैलिड होता है तो उनका किया हुआ केस भी वैलिड होता है। एक नए कॉन्सेप्ट ने जन्म दिया, देयर कैन बी अ वैलिड स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन एंड स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन कैन स्यू। तुम्हारे पापा स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन और वो मेरे ऊपर स्यू भी कर सकते। पढ़ो भाई पढ़ो, फीस में भी मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। फीस मतलब पैसा, तुमसे आए या तुम्हारे पापा से आए। जज ने बोला एज लॉन्ग एज कंसिडरेशन इज देयर इट इज इमैटीरियल। ये बिल्कुल बेकार है कौन दे रहा है, कंसिडरेशन मिल रहा है ना, तो भाई ये बेकार है कि कौन दे रहा है। दैट मीन्स इवन स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन कैन स्यू। देयरफॉर कंसिडरेशन में बी मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, पिताजी। कंसिडरेशन मूव फ्रॉम द मौसी और एनी अदर पर्सन, मौसी की बहन आंटी जी। केस का नाम चिनाया वर्सेस रमाया। अब चिनाया वर्सेस रमाया में फैक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा ये लिखना जो कोर्ट ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने सुनाया कंसिडरेशन नीड नॉट नेसेसरी टू मूव फ्रॉम प्रोमिसी, हेंस शी कौन, बसंती, बेटी इज बाउंड टू पे द प्रॉमिस अमाउंट टू हर, यानी कि सिस्टर की जगह यहां मैंने क्या बनाया, मौसी।
है ना, यानी कि दो कॉन्सेप्ट दो केस। एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर केस लॉ बोलना, दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव। डिट्टो एज इट इज केस स्टडी आएगी जिसमें डिट्टो वर्ड लिखा मिलेगा एट द डिजायर, बस पता वहां क्या लिखा मिलेगा, एट द डिजायर ऑफ कलेक्टर की जगह लिखा मिलेगा एट द डिजायर ऑफ ए, एट द डिजायर ऑफ जेड, और दुर्गा और बलदेव की जगह लिखा मिलेगा एक्स और वाई। बस इतना ही फर्क होगा, ताकि तुम पहचानो कि दुर्गा प्रसाद वाला केस है कि नहीं बात। सेम बात इसमें मिलेगी, चिनाया वर्सेस रमाया नाम नहीं मिलेगा, एक्स वाई और जेड मिलेगा, ताकि तुम पहचानो कि चिनाया वर्सेस रमाया है। ठीक है, अगली बात जो बिल्कुल आसान बात है, कुछ फालतू बात नहीं है। तुमने मुझे फीस दे दी तो मेरा कंसिडरेशन क्या हो गया, मेरा अभी पढ़ाना बाकी है, तो तुम्हारा कंसिडरेशन क्या हुआ, इसी को बोलते हैं एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी। जज साहब ने बोला इंश्योरेंस की बात करते हैं, इंश्योरेंस में हम पहले से प्रीमियम दे देते हैं, तो भाई इंश्योरेंस वालों को अगर मुझे कंसिडरेशन प्रीमियम देना है, मैं तो दे चुका हूं। मान लो मैंने हेल्थ इंश्योरेंस कराया, मैंने प्रीमियम दे दिया, तो इंश्योरेंस वालों को कंसिडरेशन तो हो गया एग्जीक्यूटेड। लेकिन मुझे कंसिडरेशन कब मिलेगा, जब मैं बीमार हो गया, और तो पैसा कौन देगा, तो इंश्योरेंस मेरे लिए कंसिडरेशन क्या बन गया, एग्जीक्यूटरी, जब बीमार होऊंगा तो मिलेगा। समझ आगे बात। डेफिनेशन से एक बात और समझ में आई थी, कंसिडरेशन क्या होता है, पास्ट प्रेजेंट FUTURE फ्यूटूरे, तो पास्ट प्रेजेंट और फ्यूटूरे। अब सुनो पास्ट कैसे, किस लाइन से पता लगा, प्रेजेंट कैसे पता लगा, 10, और ये कैसे पता लगा, और प्रॉमिस टू। एक बार एग्जांपल पढ़ लो, जिसे अकाउंट्स में कैश सेल्स बोलते हैं, वो होता है प्रेजेंट कंसिडरेशन। एक ही सर्विस क्या हो गई, पास्ट कंसिडरेशन। ये वाला पढ़ लो, फ्यूचर वाला। आफ्टर अ वीक, इसका मतलब क्या हुआ, फ्यूचर कंसिडरेशन हुआ नहीं, फ्यूचर कंसिडरेशन, कोई मुश्किल बात नहीं है। अगली बात जो पहले की बात है, अब ये बताओ, अक्षय कुमार ने शिल्पा शेट्टी से बोला तुम जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं। शिल्पा पढ़ी लिखी लिखी हमसे, तोड़ के ला, फालतू बोल रहा है, तोड़ के ला पहले। अब वो कह रहा है मुझसे शादी कर लो, तुम जो कहते हो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं, यानी कि शादी करने के बदले कंसिडरेशन दे रहा चांद तारे। आगे पुरानी बात याद है कि भाई एक काम जो जज पहली बोल चुका है पहली क्लास में, फालतू हवाई बातें, भूत प्रेत आत्मा चुड़ैल, ये बातें कोर्ट में एक्सेप्टेबल। अब एक बंदा कह रहा है मैंने बंगाल में ब्लैक मैजिक सीखा है, मैंने कहा भाई क्या करेगा, मरे हुए को जिंदा कर दूंगा। तो क्या मरे हुए को जिंदा करने कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा भाई। जज ने बोला भाई ऐसी बातें कोर्ट में नहीं ला सकते आप, मैं खजाना ढूंढ लूंगा, ऐसी बातें कोर्ट में एक्सेप्टेबल। तो जज ने बोला कंसिडरेशन शुड बी रियल, कंसिडरेशन शुड बी एंड इट इज नॉट इल्यूजनरी। कि भाई मैं 1000 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ी चलाना जानता हूं, इल्यूजनरी बात है। मैं खजाना ढूंढ के ले आऊंगा, इल्यूजनरी बात है। मैं मरे हुए इंसान को जिंदा कर सकता हूं, इल्यूजनरी बात है। मैं चांद तारे तोड़ के लाऊंगा, इल्यूजनरी बात है। इसको पहचानना है एग्जाम में कि कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड इट शुड नॉट बी इल्यूजनरी। समझ आई बात। तो कुछ लोग होते हैं भाई, है ना, हर देश में मिल जाते हैं ऐसे लोग जो इल्यूजनरी बातों पर कोर्ट में चले जाते हैं। तो खजाना ढूंढ के लाना, इतनी रफ्तार से गाड़ी चलाना, जज इन बातों को क्या कहता है, इल्यूजनरी मानता है। तो जज ने लिख दिया 5वां पॉइंट कि भले ही डेफिनेशन तुम पढ़ो, पर डेफिनेशन से एक बात तुम्हें समझ में डायरेक्ट ना आ रही हो, पर इनडायरेक्ट समझ में आनी चाहिए बात कि कंसिडरेशन की डेफिनेशन में सब कुछ सही है, डिजायर ऑफ प्रोमिसर, प्रोमिसी, एब्स्टेंस, सब कुछ सही है, लेकिन वो रियलिस्टिक तो हो। तो चांद तारे तोड़ के लाना इज नॉट अ रियलिस्टिक कॉन्ट्रैक्ट। समझ बात।
याद हो जाएगी, तो सिंपल बात याद हो जाएगी। अब भाई मैं एक बच्चे को कह रहा हूं कि भैया मैंने मोबाइल खरीदा था आज से 2 साल पहले 30,000 का, लेकिन अब मुझे लग रहा है नया मोबाइल लेना चाहिए, तो कौन वाला के मोबाइल 11 रुपए में खरीदने को तैयार है? नहीं 11, क्या नाम है भाई? आरिफ। आरिफ कह रहा है सर मैं खरीद लूंगा 11 रुपए में। ठीक है, अब मैंने ये मोबाइल आरिफ को 11 रुपए में बेच दिया, मोबाइल के दिए 11 रुपए ले लिए। ठीक है, पड़ोसी भाई, पड़ोसी क्या नाम है भाई? धीरज। अब धीरज का धीरज टूट गया। धीरज कह रहा है भाई यार इतनी बढ़िया डील मेरे से कैसे निकल गई, और सर कहा तो मैंने भी था, मैंने कहा नहीं भाई देख उसने पहले हाथ उठा दिया था। अब इसको वही वाली बात है ना, दुनिया अपने दुख से दुखी नहीं है। अब धीरज भाई कोर्ट में ये केस लेके चले गए कि मैंने सर के मोबाइल की वैल्यूएशन कराई और सर के मोबाइल की वैल्यूएशन निकल के आई 7,500। कितने रुपए? अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, कैशिफाई, इन सबको जाकर मैंने बताया कि सर का ये मॉडल है 2023 में खरीदा, आज यहां पे सर बेच रहे हैं, तो बताओ इस मॉडल के मुझे कितने मिल जाएंगे? तो कैशिफाई वालों ने बोला अगर बंद भी होगा ना, कबाड़ भी होगा, तो कबाड़ की कीमत भी तो हम कम से कम 1000 तो दे देंगे, और चल रहा होगा तो 7,500। तो बंद मोबाइल कबाड़ की कीमत अगर 1000 है और चलते हुए की 7,500 है, तो 11 रुपए की डील इनवैलिड है। हाँ, आपको इस बात को लीगली प्रूफ करना है बाबू, लीगली प्रूफ करना है। जज ने बोला फिर से वही कहानी है, डेफिनेशन से प्रूफ हो जाएगी बात। अरे तो इतना आसान कॉन्सेप्ट है तो समझ नहीं रहे। डिजायर ऑफ प्रॉमिसर क्या है? अब धीरज बोल रहा है 11 रुपए डिजायर ऑफ प्रॉमिसर तो है, पर ये गलत है। मतलब कम से कम 7,000 तो मांगने थे। तो भाई तभी तो कहता सर मुझे ये समझ में नहीं आई बात, तू दिमाग तो शैतानी में लगा था, कभी पेन फेंकेगा कभी भाई तुम दोनों ना पीछे बैठ जाया करो, 2 सीट छोड़ दिया करो उसे। सुन नहीं रहा बात? तो डिजायर ऑफ प्रॉमिसर ठीक है, पर डिजायर ऑफ प्रॉमिसर क्या है? गलत है। तो जज ने बोला इसका आंसर तो डेफिनेशन से भी बहुत आसान है। ये मुझे बताओ कंसीडरेशन का मतलब क्या होता है? बोलना फिर से जोर से। समथिंग, समथिंग ना, समथिंग इन रिटर्न। समथिंग मतलब, और कुछ भी मतलब, कुछ भी मतलब जो नापी जा सके मॉनिटरी में। तो 11 रुपए मॉनिटरी है। जज ने उल्टा ये बोला 11 छोड़ो, अगर सर 25 पैसे में भी बेच देना, आजकल तो पेटीएम वॉलेट में भी 25 पैसे 50 पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। तो जज ने बोला 1 रुपया 50 पैसे में भी सर बेच रहे हैं, तो इसका मतलब सम वैल्यू है, और अगर सम वैल्यू है तो वैलिड है। फिर धीरज को यह समझाया भाई सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है जो अगली बार केस करने में समझना। अगर तुम्हें जिंदगी में ऐसा लगे कि इसकी कीमत इतनी ज्यादा और वैल्यू इतनी कम है, तो सिर्फ मैं जज कह रहा है सिर्फ मैं ये चेक करूंगा कि सर ने जब अपना मोबाइल 7,000 रुपए का 11 रुपए में बेच दिया, तो उनकी जो सहमति है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो फ्री है या नहीं। मतलब जज सब मुझसे ये पूछेंगे कि सर आपका मोबाइल है, मैंने कहा हाँ सर, इसकी वैल्यूएशन लगवाई है एक बालक ने मार्केट में 7.5, तो आपने इसे 11 में बेच दिया, मैंने कहा हाँ सर, समथिंग कुछ में वैल्यू में मैंने बेच दिया। जज ने सिर्फ ये पूछेंगे कि जिस बंदे को बेचा है ना, उसने कोई धमकी तो नहीं दी, या किसी एक्स पर्सन ने धमकी तो नहीं दी कि भैया अपना मोबाइल इसको बेच देना वरना क्या कर देंगे। हाँ, तो मैंने कहा नहीं जज साहब, मैंने फ्री विल से, अपनी पूरी फ्री विल और कंसेंट से मोबाइल बेचा है। तो जज ने बोला अगर सर ने बोल दिया फ्री विल है, कॉन्ट्रैक्ट इज पढ़ना जरा। इट इज ऑलरेडी अंडरस्टूड, समथिंग रिटर्न मतलब समथिंग कैन बी, लॉ कहता है बस कंसिडरेशन होना चाहिए। एडुकेसी मतलब इक्वल टू मार्केट वैल्यू, एडुकेसी मतलब इक्वल टू उसकी एमआरपी के बराबर वैल्यू मिले, ये नहीं कह रहा मैं। मार्केट वैल्यू कितनी है इसकी?
जज कह रहे इक्वल एडुकेशन नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ क्या चाहिए, समथिंग होना चाहिए। एडुकेसी का कोई लेना देना नहीं, एडुकेसी मतलब मार्केट वैल्यू के बराबर का कोई लेना देना नहीं है। कोर्ट डू नॉट रिगार्ड द एडुकेसी, इट इज द पार्ट ऑफ प्रोमिसर, बस उसे कंसिडरेशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। सेम एग्जांपल लिख रखा है, मैंने अपनी कार 500 में बेच दी, तो किसी को इससे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बस मेरी विल क्या है, बताओ भाई मेरी विल क्या है, फ्री है। ठीक है, एक बात जो तुम जानते हो, जो लॉ ना भी पढ़े तो भी जान जाएगा। अब एक बालक हमारा है ना, पीछे वाला भाई हमारा, भाई क्या नाम है सबसे पीछे, हाँ नहीं यतिन, नैतिक है ना। अब भाई नैतिक हमारे कह रहे कि सर पढ़ा दो बदले में ड्रग्स ले लो। अभी बताओ, ये बात तो कोई भी लॉ का अनपढ़ बालक भी या व्यक्ति बोल देगा कि सर बदले में ड्रग्स क्या है, इलीगल काम है। तो जज ने कहा भाई फिर भी ना तुम्हारी श्योरिटी के लिए लिख देता हूं, मैं तुम्हारी तसल्ली के लिए लिख देता हूं कि जो कंसिडरेशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए भाई, वो अनलॉफुल नहीं होना चाहिए, इमोरल। इमोरल मतलब रिश्वत, कि भाई मैं तुम्हारी जॉब लगवा दूंगा, रेलवे में 10 लाख रुपए लेंगे, इमोरल नहीं होनी चाहिए। अपोज टू पब्लिक पॉलिसी का मतलब होता है जिसे देश की जनता नकार दे, जैसे कई बार सुना होगा ना, इसे बोलते हैं चाइल्ड ट्रैफिकिंग, बच्चों को बेच देना, तो वो होगा अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। क्या होगा, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। तो जज ने बोला कंसिडरेशन कभी भी नैतिक भैया अनैतिक नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, राइट, अनलॉफुल नहीं होना चाहिए, और देश की सेंटिमेंट्स के खिलाफ नहीं होना चाहिए। कंसिडरेशन होना चाहिए लीगल, मॉरल एंड इन द फेवर ऑफ पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी का मतलब होता है जिसे जनता आसानी से एक्सेप्ट कर ले। जैसे भाई मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, मैं तुमसे फीस मांग रहा हूं, तो जनता एक्सेप्ट कर लेगी ना, भाई सर पढ़ा रहे तो फीस तो है, इसमें क्या दिक्कत है। अब तुम सीए बन गए, तुम्हारे पास क्लाइंट आया, तुमने कहा भाई मेरे इनकम टैक्स के काम की फीस है 10,000 रुपए इस काम की, तो जनता कह रही इसमें तुम अच्छे बुरे की क्या बात है भाई, तुमसे तुम्हें कम लग रहे हैं ज्यादा लग रहे हैं बात अलग है, तुम 10,000 रुपए में काम कराओ, नहीं कराओ वरना कहीं और करा लो। तो किसी से पैसे मांगना कोई गलत काम नहीं है, लेकिन ड्रग्स को ऑफर करना इलीगल है। तो कंसिडरेशन मस्ट बी लॉफुल, ठीक है। अब भाई एक बालक तुम्हारे बैच का बहुत खतरनाक है, नाम नहीं लेना चाहता मैं उसका, वो अब तुम गैस कर लेना वो खतरनाक बालक कौन हो सकता है ना, आपस में गैस कर लेना, हॉस्टल जाके गैस कर लेना चाहे। अब वो बालक मुझे कह रहा है कि सर मैंने वैसे तो लॉ की फीस पूरी दे दी जितनी मैम ने मुझे बोली, मैं आपको 5,000 रुपए और देना चाहता हूं, मतलब कुछ तूफान ही पढ़ा दो मतलब। मैंने कहा फिर से बोलिए भाई। कह रहा है मैं 5,000 रुपए एक्स्ट्रा दूंगा। अब ऐसे देखो हम जिस देश में रहते हैं उस देश की कहावत है आई हुई लक्ष्मी को कभी, मैंने कहा 5 ला। कह रहा सर ये लो 5,000। आई हुई लक्ष्मी को भाई मना नहीं करते, भाई हमारे देश का नियम है, आई हुई लक्ष्मी को ठुकराना। मैंने 5 लाख पकड़ लिए, जिम में रख लिए। फिर मैंने कहा अच्छा ये तो बता तू 5,000 रुपए मुझे एक्स्ट्रा तो दे रहा है। कह रहा कल से क्लास में कुछ तूफान ही पढ़ा देना मतलब। मैंने कहा मतलब कैसे, मतलब कुर्सी पे चढ़ जाऊं भाई, पंखे पे लटक जाऊं, है ना, तूफानी पढ़ा, मतलब तूफानी मतलब क्या है। कह रहा बस सर बस कुछ तूफान ही कर देना, मतलब मजा ही आ जाए, मतलब धमाका कर देना। मैं मतलब पंखे पे लटक जाऊं भाई, खिड़की से कूद जाऊं पढ़ाते पढ़ाते, है ना। क्या है सर अब देखो सर अब मैं इसमें क्या बोलूं, पर अब तूफान ही पढ़ाना। अब मैं अगली क्लास में आया, ना मैं कुर्सी पे चढ़ा, ना मैं पंखे पे लटका, है ना, और ना मैंने कुछ ऐसी कुछ हरकतें करी। मैं आया पढ़ाया जैसे मैं पढ़ा रहा हूं। फिर वो बच्चा अगले दिन आया, कह रहा 5,000 रुपए दे दो, वापस दे दो। मैंने कहा क्यों दे दूं, आपने तूफानी नहीं पढ़ाया। मैंने कहा तूफानी पढ़ाया मैंने, रिकॉर्डेड है लेक्चर, रिकॉर्डेड में देख तूफानी नहीं, मैंने रिकॉर्डेड देख ली, तूफानी नहीं पढ़ाया। मैंने कहा मैंने तूफानी पढ़ाया, थम्स अप पी के आया था, थम्स अप पी के आया था, वही तूफानी होता है, शाहरुख खान ने बताया। अब बच्चा इस बात पे कोर्ट चला गया। तो मैं बच्चा इस बात पर कि मैंने सर को कहा था पढ़ाओ तूफानी, मेरे हिसाब से पढ़ाया नहीं। सुनना ध्यान से,
पहले चलो तुम्हारा मेंटल लेवल जानता हूं कि बच्चा जीतेगा तुम्हारी क्लास का या मैं जीतूंगा? अब सुनो ध्यान से, अब लॉ में आते हैं। अब जिसने बोला बच्चा जीतेगा या ओ भाई क्लास के बाद कर लेना हरकतें, बच्चा जीतेगा या मतलब सर जीतेंगे, अभी लॉ इस बात का फैसला कर देगा, इसलिए लॉ पढ़ रहे हैं। तुम्हें जो कंफ्यूजन है ना, इसीलिए ही लॉ पढ़ा जाता है। अब पहली बात, जज ने ये बोला भाई बच्चे से कि सर ने उससे पहली क्लास में समझाया जब तूने पैसे नहीं दिए थे, तेरे को समझ में आई बात? कह रहा समझ में आ गई बात, पूछ लो मैं बता दूंगा, आंसर दे दूंगा, जो भी केस लॉ पूछोगे या बताओगे डेफिनेशन सेक्शन भी बता दूंगा। फिर जो अगली क्लास में आए, सर ने अगली क्लास में पढ़ाया 2D दुर्गा प्रसाद बलदेव चिनाया वर्सेस रामाया, 2 केस पढ़े अभी तक। तो तेरे को चिनाया वर्सेस रामाया समझ में आया? 2D समझ में आया? वो कह रहा हाँ सर मैं बता दूंगा, केस दे दो मैं सॉल्व कर दूंगा कि बलदेव वाला है चिनाया वर्सेस रामाया वाला है। तो ये बता, जो तूने फीस दी वो बच्चा फीस किसके लिए देता है? पढ़ाई में उससे वो बात समझ में आ जाए। बट टीचर का स्टाइल ही तो अलग होता है। तो क्रिकेट तो भाई सेम ही है, बस खेलने वाले का स्टाइल अलग होता है। तो भाई कॉन्सेप्ट तो सेम ही है, पूरे इंडिया में क्या पूरे इंग्लैंड में भी कहीं से पढ़ोगे कॉन्सेप्ट तो सेम ही है ना, बस पढ़ाने वाले का स्टाइल अलग होता है। तो उस स्टाइल से बता समझ में आई नहीं आई बात? सर समझ में आ गई बात। फिर एक्स्ट्रा पैसे तूने क्यों दिए? अब तूफानी करके जो पढ़ाएंगे तो तू ये थोड़ी बोल देगा पहले तो समझ में आता था अब भयंकर समझ में आता है। जज कह रहे हैं भाई ये क्या चक्कर है, पहले समझ में आता था और अब बिल्कुल भयंकर तरीके समझ में आता है। जज ने कहा भाई ये कुछ मजा समझ में नहीं आई, भाई लॉ में ऐसी बातें चलती नहीं है कि मुझे अच्छा लगा और मुझे बहुत अच्छा लगा, है ना? बात जा रही दिमाग में, घुटने तो चली गई बात। अब इसके लीगल केस पे आते हैं, उससे तुम शायद आंसर दे दोगे। एक वकील, सुनना ध्यान से, एक भाई है ना बंदा है जिसका नाम है चिंतामन। क्या नाम है? ठीक है। उसने एक बंदे से कांटेक्ट किया जिसका नाम है राजू। क्या नाम है? कि भाई चिंतामन मान लो वकील साहब है, कौन है? चिंतामन ने राजू से बोला तेरा केस लड़ूंगा, चिंता मत कर, जीतेंगे, क्योंकि हर वकील ये कह के तो केस लेता है। राजू ने उसको 10 लाख रुपए दे दिए फीस के। कल होना था राजू के केस का फैसला। क्या होना था? अब ये 10 लाख रुपए दे दिए, पिछले 2-3 साल से केस चल रहा है, 10 लाख रुपए पूरी फीस के दे दिए कि मेरी फीस टोटल 10 लाख है, 10 लाख में बिल्कुल एंड तक केस लड़ूंगा। राजू एक दिन पहले गया, कहने लगा भाई साहब 5 लाख और दे दो, केस जिता दो, 5 लाख और ले लो और केस जिता दो। जैसे ये बोल रहा बालक कोई, सर 5,000 और दे दो और 5,000 और ले लो और कुछ तूफानी पढ़ा दो, ऐसे वो कह रहा 5 लाख और ले लो केस जिता दो। तो जज ने बोला भाई ये बता, ये 10 लाख रुपए जो तूने दिए थे चिंतामन को हारने के लिए दिए थे, भाई 10 ले ले, हरा दियो, 5 दूंगा तो जिता दियो। समझ लॉजिक? मुझे बताओ 10 लाख क्यों दिए थे? तो जज ने बोला फिर ये क्यों दे रहा है? समझ बात? जिताने के लिए दे रहा हूं, फिर तू बोल रहा और भयंकर जिताने के लिए, ये क्या कॉन्सेप्ट हुआ? जब तूने 10 भाई जब तुमने मुझे पढ़ाने के लिए दे दिए तो फिर और पैसे क्यों दे रहे हो? जब तुमने वकील को केस पैसा जिताने के लिए दे दिया तो फिर और जिताने कॉन्सेप्ट नहीं होता ना? तो बताओ बच्चा जीतेगा मैं जीतूंगा? बच्चा जीतेगा, मुझे पैसा लौटाना पड़ेगा। जिस काम के लिए मैं पहले पैसे ले चुका हूं, होश में सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, जिस काम के लिए मैं पहले पैसे उसी सेम काम के लिए नया पैसा नहीं ले सकते। बोलो, जिस काम के लिए वकील पहले 10 लाख रुपए ले चुका है उसी सेम काम के लिए वकील फिर से 5 लाख रुपए, तो वकील को लौटाने पड़ेंगे। तो वकील साहब केस हार गए। हुआ यह था कि राजू ने वकील साहब को पैसे 5 लाख रुपए नहीं दिए, तो वकील साहब ने केस किया कि इसने बोला था 10 लाख तो फीस होगी, 5 लाख और दूंगा अगर केस जीत गए। तो राजू ने जब पैसे नहीं दिए तो जज साहब ने वकील को बोला आपने 10 लाख रुपए किसके लिए लिए थे? तो 5 लाख रुपए इनवैलिड है, अब आप 5 लाख रुपए नहीं मांग सकते। इसका मतलब इसकी लीगल लैंग्वेज जज ने बताई, कंसीडरेशन नॉट फॉर द एक्ट, यानी कंसीडरेशन के ऊपर लिख दो न्यू,
न्यू यानी 5 लाख रुपए, न्यू कंसिडरेशन नॉट फॉर द एक्ट विच इज ऑलरेडी लीगली बाउंड टू परफॉर्म। 10 लाख रुपए के लिए वकील साहब ऑलरेडी लीगली बाउंड टू परफॉर्म है या नहीं है जिताने के लिए? तो जज कह रहे हैं तो 5 लाख क्यों दे रहा है? और 10 लाख के लिए जब एक वकील जिताने के लिए लीगली बाउंड है तो 5 लाख एक्स्ट्रा क्यों दे रहा है? केस का नाम रामचंद्र चिंतामन वर्सेस कालू राजू। रामचंद्र चिंतामन वर्सेस, तो पुराने काम के लिए जिसके लिए तुम ऑलरेडी फीस दे चुके हो, उसी काम के लिए नई फीस वैलिड नहीं होगी और वो लौटानी पड़ेगी। अच्छा, अगर वो बच्चा कह रहा है सर मैं 4 से 5 रुक जाऊंगा, अब 5,000 रुपए ले लो और मुझे एक्स्ट्रा बढ़ा दो 4 से 5, अब तो वैलिड है क्योंकि वो ऑलरेडी वर्क नहीं है, वो न्यू वर्क है। तो जज ने बोला कालू राजू भैया 5 लाख रुपए जो तुम्हें देने थे ना, वो नए केस के देने थे। किसके देने थे? पुराने केस का, सेम केस का न्यू कंसिडरेशन वैलिड नहीं होता। अगला केस सुनना ध्यान से, याद हो जाएगी बात। आज का तीसरा केस हो गया रामचंद्र चिंतामन वर्सेस, ये जो केस आया है, ये केस आया था तुम्हारा मई 2024 या जनवरी 2024 में आया था, है ना? मतलब एग्जाम में पूछा। अब पहले सुनना केस क्या है। दो लोगों के बीच में झगड़ा हुआ, है ना, सिविल लॉ के झगड़ा हुआ। उसमें से, है ना, उसमें से एक बालक उस वहां सामने खड़ा था, विटनेस। ठीक है भाई, क्या नाम है भाई तुम्हारा? ऋषि। ऋषि वहां पे विटनेस था। पूरी दुनिया को पता लग गया भाई ऋषि के सामने झगड़ा हो रहा था। तो ऋषि क्या बन गया? विटनेस, गवाह। जब जज को ये बात पता लगी कि भाई ऋषि भाई वहां पे खड़े थे, 2 जने झगड़ रहे थे, तो इसका मतलब उन्हें पता है गलती किसकी है, किसने झगड़ेबाजी पहले शुरू करी। अब जज ने ऋषि को एक नोटिस भेजा जिसे लीगल भाषा में बोलते हैं सम्मन। क्या बोलते हैं? सम्मन सुना होगा ना भाई। कोर्ट का नोटिस, कोर्ट से सम्मन आया। ऋषि भाई को कोर्ट से सम्मन मिला कि यू आर द विटनेस ऑफ दैट केस, आप विटनेस हो, तो भाई कोर्ट में आके आपको क्या देनी पड़ेगी? गवाही देनी पड़ेगी। कोर्ट में गवाही किसके खिलाफ दोगे, किसके फेवर में दोगे, वो सच्चाई से तुम्हें देनी है और इसी दिन कोर्ट में आके गवाही दे देना। अब मान लो वो झगड़ा मेरे साथ ही था किसी बंदे का और मैं उसमें सही व्यक्ति था और मुझे पता था ऋषि जानता है कि भाई गलती मेरी नहीं है, गलती उसकी, तो मेरे फेवर में गवाही देगा। तो मैंने ऋषि को बोला भाई देख कल कोर्ट में गवाही देनी है। ऋषि कह रहा हाँ भैया गवाही देनी है, मुझे पता है सर। मैंने कहा भाई आने जाने की ना कैब मैं बुक करूंगा, टाइम से पहुंच, मतलब ये नहीं कि कोर्ट ने बुलाया 10 बजे, भैया गर्मी पड़ रही थी इतनी, भैया मुझे बस नहीं मिली, है ना। मैंने कहा भाई मैं तेरे लिए कैब बुक करूंगा, आराम से जाना, लेकिन यार 10 बजे की गवाही है, 9 बजे तैयार मिलना। और उसके बाद भले हो सकता कोर्ट में लेट हो तो लंच भी मैं कराऊंगा और साथ में भाई मेरे फेवर में गवाही दे तो मैं साथ में 5,000 रुपए भी तेरे को एज अ रिवॉर्ड के नाम पे दे दूंगा। अब ऋषि भाई कैब में जाके गवाही दे दी, है ना। फिर कह रहे लंच कराओ, मैंने मना कर दिया। फिर कहने लगा 5,000 रुपए निकालो, मैंने मना कर दिया। अब ऋषि भाई कह रहे उसी जज से बात करने जा रहा हूं। सर गवाही तो सही दी है लेकिन सर बात से मुकर गए अपनी, तो क्या 5,000 रुपए और लंच मांग सकता है? क्यों? बल्कि जज ने ये बोला भाई मांग तो तुम कैब भी नहीं सकते। पता है क्यों? जिस काम के लिए तुम ऑलरेडी बाउंड हो बाय द कोर्ट, जिस काम के लिए तुम ऑलरेडी बाउंड किसके द्वारा हो, उसका पैसा कैसे ले लोगे? मतलब तुम कोर्ट के सम्मन का पैसा कैसे ले लोगे? कि जज ने बोला तुझे आना कोर्ट में, इसके लिए कैसे पैसे ले लोगे? समझ रहे हो बात को? मतलब जज के जजमेंट का पैसा ले रहे हो तुम। तो जज ने बोला भाई वो कैब मिल गई ना, वो फेवर है, वरना कैब भी मिलनी चाहिए। क्योंकि किसने बोला ये बात? कोर्ट ने बोला। और कोर्ट ने बोला 10 बजे आना है तो 10 बजे आना है। ये भी नहीं कि मैं लेट हो जाऊंगा, अपने हिसाब से निकलना। कोर्ट तुम्हें बुला रहा है, देश का कोर्ट है कि नहीं। मत कोई दोस्त यार नहीं बुला रहा कि 10 बजे बुलाया 11 बजे पहुंच जाऊंगा, कोर्ट बुला रहा है। तो 10 बजे तो तुम बाउंड हो पहुंचने के लिए, उसका पैसा। यानी कि ऋषि भाई डज नॉट टेक द कंसिडरेशन व्हाट ही इज ऑलरेडी बाउंड टू डू। केस का नाम
कॉलिन वर्सेस गोडफोरे। ये केस एग्जाम में आया था, ये केस। सेम डिट्टो वर्ड टू वर्ड एग्जाम में आया, अपनी किताब का केस। बस एग्जाम में सी और जी की जगह एक्स और वाई था, और यहां लिखा था डिसाइड द केस एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। जब मैंने 5,000 रुपए देने से मना कर दिए तो ऋषि भाई ने मेरे ऊपर केस कर दिया। तो बताओ, इज ऋषि कंटेंशन इज वैलिड इनवैलिड? अब तुमने आंसर तो बता दिया, पर ये आंसर के सिर्फ आधे नंबर मिलेंगे, 3.5 नंबर कैसे आएंगे? प्रोविजन लिखकर। तो सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा? पहले लिखना पड़ेगा कंसिडरेशन की डेफिनेशन, फिर लिखना पड़ेगा एज पर रूल्स ऑफ द कंसिडरेशन, फिर आपको लिखना पड़ेगा ये हेडिंग, और ये हेडिंग लिखने के बाद फिर ये दोनों केस लॉ करके आपको बताना पड़ेगा if the person is already bound by the court or if already bound by the contract, he is not eligible to take the new consideration for the same work. इसे बोला consideration something other than existing obligation। जो नया कंसिडरेशन है वो अलग होना चाहिए, एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन से बिल्कुल अलग होना चाहिए। समझा की बात? देख ले आंसर। तो जज ने क्या फैसला सुनाया? ऋषि भाई बोलो। ऋषि बीइंग अंडर पब्लिक ड्यूटी टू अटेंड द कोर्ट एंड गिव एविडेंस, there was no consideration for promise and hence the promise is। तो भाई ऋषि भाई तुम मुझसे 5,000 रुपए नहीं मांग सकते। समझ की बात? अब जो आज पढ़ा इसका क्वेश्चन कैसे आएगा? हाँ, आज यही लिखना है भाई। लॉग टू मुझे बताओ, whether contention of A is valid or not। पहचान लिया भाई? पहला मुझे आंसर बता दो, क्या ए जो केस लड़ने जा रहा है, क्या ए की कंटेंशन सही है गलत है? पक्का? रीजन विद प्रोविजन, कौन सा प्रोविजन? हाँ हाँ सही बोल रहे हो। कंसिडरेशन कैन बी मूव फ्रॉम promisor एनी अदर पर्सन। केस लॉ चिनाय वर्सेस, समझ गए? अच्छा, जो आज टॉपिक पढ़ा उसका चीट कोड लिखते हैं, फिर ये लिखना शुरू करना। लॉग 2 नहीं, यही लिखना है। घर पे तुम्हारा भरोसा नहीं है मेरे को भाई, बच्चों के आते ही नहीं है। भाई तो फिर देखो, चलो तुम पे भरोसा कर रहा हूं मैं। मुझे बता दो, कल के 7 केस लिख लिए थे? बाकी लिख लिए थे?
हाँ भाई, कल तो आए थे तुम, लिख लिए थे। चलो तुम पे भरोसा कर रहा हूं। अब आज का नया रूल सुन लो। अगर सभी बच्चों ने लिख के नहीं भेजा, अच्छा जो भी लिख के भेजते हैं उसका व्हाट्सएप पे नाम तो आ जाता है, और वो मुझे कह भी देगा सर देखो ये मेरा नाम है, लिख के भेज दिया। अगर सभी बच्चों ने लिख के भेजा तो ठीक है, नहीं लिख के भेजा तो हम क्लास में लिखेंगे। जो नहीं लिखेगा वही दूसरे को लिखोगे। अच्छा ऐसा है क्या? चलो ठीक है, चलो मान लिए बात। चलो ठीक है, जो बच्चा नहीं लिखेगा तो फिर वो मेरे साथ यहां बैठेगा, मैं भी लिखूंगा और वो भी लिखेगा, ठीक है ना। अब एक बात ध्यान रखना, मेरे लिखने से मेरा फायदा क्यों नहीं है, क्योंकि मेरा कोई एग्जाम तुम्हारा तुम लिख लेने, पर इसकी सजा मैं तुमको भी दूंगा और खुद को भी दूंगा। भाई तू भी लिख, और ठीक है, बाकी तुम जानते हो बाहर से मैम कुंडा लगा देंगी, ठीक है ना। हाँ चीट कोड लिखवा रहा हूं। जब इतने सारा हमने लॉ पढ़ा कंसिडरेशन, तो भाई शाहरुख खान ने मुझसे बोला सर कंसिडरेशन लो, एक पिक्चर आई थी उनकी परदेश, तो कंसिडरेशन लो सर, कंसिडरेशन लो परदेश में। मैंने कहा ठीक है शाहरुख भैया, कंसिडरेशन तुमसे लेने आऊंगा, कहां लेने आऊंगा? तो कंसिडरेशन का तो चीट कोड है, एल से बनेगा कंसिडरेशन शुड बी लीगल, लॉफुल या लीगल है ना। ओ से बनेगा अदर देन एग्जिस्टिंग प्रॉमिस, है ना, और तूफानी पढ़ा दो, ये वाला कॉन्सेप्ट, पैसे और ले लो और केस जिता दे। तो कंसिडरेशन शुड बी अदर देन एग्जिस्टिंग, एग्जिस्टिंग वर्ड लिखना जरूरी है। इसमें कितने केस थे? 2, एक जो पढ़ाया था आपने, अरे 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 अरे, मैं कहां जा रहा भाई, पीछे वाले कूट देंगे। रामचंद्र चिंतामन वर्सेस, और दूसरा केस कॉलिन वर्सेस फोर्ज, है ना, 2 केस, ठीक है ना। कोर्ट का सम्मन आया तो आपको जाना पड़ेगा। पी से बनेगा आपका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ए से बनेगा आपका कंसिडरेशन कैन बी मूव फ्रॉम एनी अदर पर्सन। इसका एक केस लॉ है, कौन सा? चिनाया वर्सेस रमाया। आर से बनेगा आपका कंसिडरेशन शुड बी रियल नॉट इल्यूजनरी। डी से बनेगा आपका एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर। डिजायर का कौन सा केस था? दुर्गा प्रसाद वर्सेस, ई से बनेगा आपका एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी, और बाबू एस से बनेगा इट शुड बी ऑफ सम वैल्यू। तो हर टॉपिक के, सुनो, हर टॉपिक के 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। पहला, अगर क्वेश्चन आ गया राइट द रूल्स या राइट द लीगल रूल्स ऑफ कंसिडरेशन, तो ये 6 नंबर में आएगा, 6-7 पॉइंट लिखने हैं। और अगर क्वेश्चन आएगा केस स्टडी, तो बाबू लोग केस स्टडी बनेगी बिल्कुल ऐसी, उसमें सिर्फ एक ही पॉइंट लिखना होगा और उसे डिसाइड करना होगा केस लॉ के साथ, ठीक है भाई। तो केस लॉ होमवर्क है, जो लिख के नहीं लाएगा भाई वो मेरे साथ यहां बैठ के प्रैक्टिस करेंगे, है ना। चेक, हाँ दिखाओ, जिनको पिछला वाला क्वेश्चन चेक कराना है वो आ जाओ भाई, तो जिनको पिछला क्वेश्चन चेक कराना है वो आ जाएंगे। चलो ऑनलाइन वाले बच्चों टाटा बाय बाय।
हाँ सेक्शन 5 से करना है सॉल्व। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ये क्या लिखा तुमने? अरे उसमें ये नोट्स बनाए, नोट्स बनाएंगे। इसमें क्या लिखना है भाई? उसने ये भेजा था ना कि जब उसने रिवर्स भेजा उसको, तो पहले कौन सा लेटर पहुंचा? स्पीड पोस्ट पहुंचा, तो कौन सा वैलिड होगा? स्पीड पोस्ट, है ना? तो मुझे किसकी नजरों से आंसर देना है? सुमन की नजरों से, है ना? तो ऑफर एक्सेप्ट, ये क्या लिखा है? सेक्शन 5 ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ये वर्ड नहीं लिखना, ये होता है एक्स पर सेक्शन 5 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो सेक्शन 5 ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का है ना? आगे बात पूरी नहीं हो रही। बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट, ये बात मतलब पूरी नहीं है, तो यहाँ लिखो ना ऑफर एक्सेप्टेंस कंप्लीट बिफोर द, ना समझिए बस। तो ये लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही, ये तो ठीक लिखा है। ऑफर नहीं, एक्सेप्टेंस। सुमन का क्वेश्चन पूछ रहा है, सुमन के लिए क्या वर्ड आएगा? एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस कैन बी रिवोक एट एनी टाइम बिफोर द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज ड्यूली। तो ये तुमने ऑफर के बारे में लिख दिया भाई, ठीक है। ये तुमने किसके बारे में लिखा है? ऑफर के बारे में, ठीक है। तो इसमें एक्सेप्टेंस वर्ड हटाओ, समझ में ना बात? तो ये सेक्शन 5 तुम हेडिंग डालो, तुम्हें ऐसे लिखना चाहिए, एज पर सेक्शन 5 पहला, है ना, टाइम लिमिट फॉर रिवोकेशन ऑफ ऑफर। हेडिंग तो बताओ कि तुम ये किसके लिए लिख रहे हो ये वाला पैरा, तो इसका पैरा क्या बनेगा? टाइम लिमिट फॉर रिवोकेशन ऑफ ऑफर। फिर ये पैरा तुम्हारा अब ठीक बन रहा है। फिर दूसरी हेडिंग क्या डालो? एज पर सेक्शन 5 टाइम लिमिट फॉर रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। फिर ये पैरा लगाना है, ठीक है। टेलीग्राम कंटेनिंग रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस आर डिलीवर्ड टू द प्रपोजर एट द सेम टाइम। ये तो बी वाला हो गया कि अगर दोनों एक साथ है, लेकिन एक आंसर नहीं लिखा ना, वो नीचे है ना एक एनालिसिस। हाँ, इसका प्रोविजन नहीं लिखा ना। तुमने लिखा रामास्वामी ने भेजा एज पर द फोर्सेड प्रोविजन इट इज मियर एक्सेप्ट ओनली व्हेन द, क्या लिखा है? may be accepted only when it reaches before the, हाँ कि तो, टेलीग्राम इसमें स्पीड पोस्ट। हाँ, तो तुम्हें लिखना चाहिए था स्पीड पोस्ट विच रीच फर्स्ट देन इट विल बी एनफोर्सेबल या वैलिड, ठीक है ना? तो ये तुमने ये बात तो लिख दी, चलो, लेकिन इसका प्रोविजन नहीं लिखा। इसका प्रोविजन क्या है? एक्सेप्टेंस का। तो पहले लिखोगे टाइम लिमिट फॉर ऑफर, फिर लिखोगे टाइम लिमिट फॉर एक्सेप्टेंस, है ना? फिर ये वाला आंसर आएगा। फिर लिखोगे इफ बोथ आर रीच टुगेदर, फिर ये लिखोगे, उसके बाद फिर ये वाला आंसर आएगा। यानी पहले एक ए पार्ट पूरा फिर बी पार्ट। हाँ, अगर प्रोविजन में सारा लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं, पर पहले ये तो बताओ, मतलब आंसर देना इससे तुमने यही नहीं लिखा, है ना? तुमने सुमन के बारे में लिखा। तो इनको दीदी अलग अलग लिखना पड़ेगा, पैराग्राफ नहीं बना रहे। पूरा फिर भी हाँ, पहले लिखो एज पर सेक्शन 5 रिवोकेशन ऑफ द ऑफर, किसके बारे में? सर इसमें 2 क्वेश्चन है ना। हाँ, अभी बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। तो पेन दो, क्वेश्चन है सेक्शन 5, ये तो पहचान लिया हमने। सेक्शन 5 में किससे क्वेश्चन है कि सुमन ने पहले एक्सेप्टेंस भेजी, फिर उसने रिजेक्शन भेजी, है ना? तो पहले मैं क्या लिखूंगा? पहले लिखो रिवोकेशन ऑफ ऑफर। ऑफर कैन बी रिवोक एट एनी टाइम if revocation letter reach Suman before acceptance letter posted by Suman put in the course of transmission। फिर दूसरा पैरा क्या लिखूंगा? रिवोकेशन ऑफ, बाबू रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस की रिवोकेशन तुमने यहां ठीक लिखी है। once the letter acceptance is reached proposer, है ना, then it can be valid revocation, ये लिख दिया।
दूसरा पैराग्राफ हो गया। फिर तीसरा पैराग्राफ बनाओ, इफ बोथ रिवोकेशन एंड एक्सेप्टेंस रीच टुगेदर। तो 3 पैराग्राफ लिखने हैं। तुमने सब कुछ एक पैराग्राफ में लिख दिया तो इसलिए नंबर नहीं मिलेंगे, मतलब कम मिलेंगे नंबर। हाँ, कहने को तो तुम सिर्फ ये 1 और ये 2 भी लिख सकते हो, है ना, पर अगर ये लिखना चाहो तो बस लिख सकते हो। तुमने लिख दिया कि चलो रिवोकेशन ऑफ, क्वेश्चन आ रहा है सेक्शन 5 से, तो मैं रिवोकेशन ऑफ ऑफर भी लिख रहा हूँ, रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस भी लिख रहा हूँ और बोथ रीच टुगेदर भी लिख रहा हूँ, पर आंसर देना पड़ेगा पैराग्राफ में। फिर तो ये तो ठीक है, तो मुझे पता तुमने ठीक लिखा, कंक्लूजन में ठीक लिखा, ये लिखा, प्रोविजन गलत, एनालिसिस भी ठीक है, कंक्लूजन भी ठीक है, प्रोविजन भी पूरा गलत नहीं है, प्रोविजन की ड्राफ्टिंग गलत है। सही तरीके से नहीं लिखा। हाँ, तो इसको कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे रिवोकेशन ऑफ ऑफर, फिर लिखेंगे रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, फिर लिखेंगे 3 पैराग्राफ बनाने हैं। आप इसमें भी क्वेश्चन देखोगे तो यही तो बना है ना, समझ गए। तो इसको दोबारा लिखेंगे, ये मैंने देख लिया था। तो इसका वो कैसे छोटा कैसे करें एनालिसिस को? तो इसको पैराग्राफ में बनाना, मैं बोल देता ना ग्रुप में, इसको पैराग्राफ में बनाना है। एनालिसिस कोई बात नहीं, अगर जल्दी लिख पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इतनी एनालिसिस बहुत है। मतलब अगर मैं जल्दी जल्दी लिख पा रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब एनालिसिस में कहानियां नहीं लिखनी, मतलब है ना। वैसे तो इसमें इसकी जरूरत नहीं है ना, लिख दिया तो नंबर नहीं कटेंगे, पर इसकी जरूरत है नहीं, क्योंकि वो क्वेश्चन किससे पूछ रहा है, सेक्शन 5 से। सेक्शन 5 कहता है 2 बातें, रिवोकेशन ऑफ ऑफर और रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, ठीक है ना। एक्सेप्टेंस कैन बी रिवोक्ड बाय द एक्सेप्टर, इसको थोड़ा इधर शिफ्ट करेंगे ना। द एक्सेप्टेंस लेटर रीच इनटू द नॉलेज ऑफ द ऑफर, हाउएवर वंस द लेटर एक्सेप्टेंस रीच टू द ऑफर द एक्सेप्टेंस कैन बी रिवोक्ड। सही लिखी है बात। Thus whichever is received first shall be the valid, ठीक है। इन केस, ये तो हो गया एक पैराग्राफ, इसको अब दूसरा पैराग्राफ बनाना है, यानी कि मुझे एग्जामिनर को बताना है कि अब मैं दूसरी बात बताने जा रहा हूँ। When offer and acceptance both reach together, then the letter which read first shall be valid। और फिर नीचे क्या लिखना है, man of ordinary prudence, 1 लाइन में तो लिखनी है। A judge assuming that, ये लिखी बात, man of ordinary prudence will read, तो ये दूसरा पैराग्राफ। अब देखो इसकी हेडिंग, अब देखो ये जो है, सर ये भी एक कुछ देखो ना, कंक्लूजन में भी तो हाँ, इसकी हेडिंग अलग है या नहीं है, ऑफर कब रिवोक होता है, हेडिंग अलग है इसकी। सुमन अपना, है ना, रिवोक कर सकती है, ये रही हेडिंग, इन इंडिया सुमन कैन बी रिवोक द एक्सेप्टेंस। और देखो इसकी हेडिंग अलग है या नहीं है, अगर दोनों एक साथ पहुंचे, साइमल्टेनियस पहुंचे, तो जब लॉ हमें 3 चीजों की 3 हेडिंग दे रहा है, तो मुझे भी एग्जाम में इन तीनों की 3 हेडिंग ही देनी पड़ेगी, एक पैराग्राफ में तीनों नहीं लिखने। लिखा सही है, ड्राफ्टिंग गलत है ना। मतलब इनकी पहले हेडिंग डाल के फिर हाँ, तो पहले लिखना रिवोकेशन ऑफ ऑफर, फिर जो बात तुमने लिखी ना, इट इज वैलिड, इसकी हेडिंग होगी रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, और ये बात लिखी ना शैल बी वैलिड, इसकी हेडिंग होगी इफ बोथ द लेटर रीच टुगेदर। समझ गए। अब ये सोचो, अगर यही गलती तुम डायरेक्ट एग्जाम में कर दो तो क्या होगा, नंबर नहीं कटेंगे, फिर अगला अटेम्प्ट आएगा। और ये गलती आज सुधार लो तो अगला अटेम्प्ट जो होगा वो सीए इंटर का होगा, है ना। बच्चा पूरे के पूरे साल यही गलती करता है, क्या उसे लिखना आता नहीं, तो या तो वो लिखता नहीं, और अगर लिखता है तो चेक नहीं कराता। तो इसका मतलब तुमने लिखा गलत नहीं है, उसकी फ्रेमिंग गलत की है। फ्रेमिंग के मेंबर है, जैसे कि हेडिंग्स नहीं लिखी, वो लिखनी चाहिए। रिवोकेशन ऑफ ऑफर सेक्शन 5, रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इफ बोथ रीच टुगेदर, क्योंकि लॉ अलग, लॉ हेडिंग दे रहा है ना इसमें। एनालिसिस कंक्लूजन मुझे पता है कोई बच्चा गलत लिखता है, बस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे एक्स्ट्रा और कम हो जाता है कि मैंने सर मेरे को ज्यादा लिख दिया मैंने, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। कंक्लूजन तुमने बहुत बिल्कुल ठीक लिखी, रिवोकेशन वैलिड होगा, यहाँ पे वो वैलिड होगा जो पहले पड़ेगा। तो कंक्लूजन में मुझे पता है, कंक्लूजन में तुम्हें दिक्कत नहीं है, तुम्हें दिक्कत है इसकी फ्रेमिंग कैसे करना। सर इस क्वेश्चन में रिवोकेशन ऑफ ऑफर वाला फर्स्ट पॉइंट जो ए पार्ट है उसमें दे रखा है कि एक्सेप्टेंस लेटर से पहले रिवोकेशन लेटर हाँ, पहुंच गया तो वैलिड हो जाएगा। फिर दूसरा वाले का दोनों साइड सेम है। हाँ सर ये वाला जो हाँ भाई, जैसा जो पहली क्लास में हाँ हाँ तो पहले के जो आपने 2 चैप्टर्स हैं इसके जो हाँ। पार्ट थे वो करवाए थे, ऑफर्स एंड एक्सेप्टेंस। हाँ, तो उसकी वो रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी तो सारी जो हम पढ़ाते हैं ना, ये रिकॉर्ड हो जाता है ऑटोमेटिकली ऐप पर, ठीक है सर। तो उसकी रिकॉर्डिंग सारी मिल जाएगी। बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, 4-5-6 होंगी। तो सर इसमें आप वो चीट कोड बोल रहे थे और हाँ। लॉक वाला पार्ट वो समझ नहीं आया जब आप बोल रहे थे। अब जैसे मैंने ये चीट कोड लिखवाया, हाँ कंसिडरेशन लो परदेश में,
तुम इसका मतलब ये हेडिंग याद कराई है मैंने तुम्हें, अच्छा अच्छा समझ गया ना। अब ये हेडिंग कब कब काम आती है, जब एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, राइट द लीगल रूल्स फॉर कंसिडरेशन, तो तुम्हें हेडिंग याद होनी चाहिए ना। हाँ सर तो अब तुम्हें याद आ गया, अरे कंसिडरेशन का सर ने बोला था कंसिडरेशन लो प्रदेश में, प्रदेश में तो तुम्हें समझ में आना चाहिए कंसिडरेशन लो प्रदेश में, तो एल से क्या बन रहा है ना, समझ में आई ना बात। और ओ से क्या बन रहा है, पी से क्या बन रहा है, तो हेडिंग मुझे याद आ गई, फिर साथ में मैंने केस लॉ लिखवा दिए। फिर सर जब वो लीगल रूल्स पूछेगा तो पहले तो ये हेडिंग्स बतानी है, फिर उसके केस हाँ। लॉ और फिर केस लॉ को भी डिफाइन करना है हाँ, हर एक को। फिर मुझे उसका आंसर ऐसे लिखना जैसे मुझे लॉ में लिख के दिया गया। और सर लॉक क्या लिखा था वो एक लॉग का मतलब क्वेश्चन, अच्छा, ठीक वो क्वेश्चन को मैं ऐसे थोड़ा अलग स्टाइल में लॉक बोल देता हूँ ठीक है। कि लॉक मैं दे रहा हूँ, चाबी तुम ढूंढोगे। तो सर जैसे मैं पहले के 2 वो जो है हाँ वो देखने के बाद आपसे क्वेश्चन मैं कल परसों दिखा सकता हूँ। हाँ, परसों दिखाना वही, ठीक नहीं है। जो आज लिखोगे वो तो आज तो नया चैप्टर था, अच्छा इस ये वाला तो ये तुम तीनों कनेक्टेड नहीं है? नहीं कनेक्टेड नहीं है, हर चैप्टर दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है सर, तो पहले और दूसरे चैप्टर का तीसरे से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है सर, है ना। जो आज पढ़ा है उसको लिख देना सीधा, ठीक है सर। बस तुम्हें चिनाया वर्सेस रमाया को फ्रेम करके आना है, ठीक है ना। मैं लिखवा दूंगा अगली क्लास में, ठीक है सर। है ना, कि अगर जो बच्चे नए हैं उनके लिए लिखवा नहीं दूंगा। नहीं सर ये वो वाला था मेरे को ये आता है मतलब बेसिक, उसका बाकी सारे चैप्टर आते चैप्टर 2 मैंने नहीं करा था, वो मैं अटेम्प्ट करना था मेरे को इस बार। अच्छा। तो मेरा ना मतलब घर दूर पड़ रहा था, तो हाँ। मैंने लक्ष्मी नगर थोड़ा करीब पड़ा हम्म। जिस जगह से था, तो मैं कहीं और कोचिंग ले रहा था एमसीसी से, अच्छा। तो उन्होंने ढंग से कराया नहीं, वो पूरा टाइम बर्बाद करा दिया। जनवरी के टाइम में स्टार्ट कराया, मार्च में खत्म करा दिया ना, तो 4 बहुत महीने फास्ट पढ़ा दिया होगा। 3 महीने में एक ही बार में पढ़ा दिया। हाँ, नवंबर दिसंबर सितंबर कुछ और नहीं पढ़ाया। अक्टूबर कुछ भी नहीं पढ़ाया। एक चैप्टर एलएलपी 4 महीने में खींचा ही नहीं, कुछ भी नहीं कराया। एलएलपी तो है ही 4 पेज का। वो है ही 4 पेज का, कुछ कराया नहीं है। मैं बैठा पड़ा कि मैं सोच रहा कि चल करा देंगे, इन्होंने ऐसा पकड़ा कि कुछ हाथ में ही नहीं आया। उन्होंने बहुत फास्ट पढ़ा दिया, फिर मतलब एक तरीके से रिवीजन बैच टाइप करा दिया। रिवीजन, हाँ वही। अब उसमें कुछ कराया नहीं तो मेरा लॉ पूरा छूट गया, अकाउंट्स में भी आखिरी के 2 छूट गए, इकोनॉमिक्स और मैथ्स तो हो गया था। वो एमसीक्यू होता है ना, वो बच्चा पकड़ लेता है फिर भी। नहीं वो तो आराम से कर लिया था पहले, और हाँ, टेंशन नहीं थी। तो भाई देखो ये गलत लिखा है ना, प्रोविजन तो इतना सा आएगा ही नहीं, समझ गए। प्रोविजन में क्या लिखना है समझ गया, तो आज कोशिश करना लिखने की, मैं कराऊंगा क्लास। रिपेंडेंट हाँ भाई, सर मैं कह था कि आज जो चैप्टर का उसके वो भेज देना पीडीएफ है कि बुक नहीं आई अभी। नहीं अभी नहीं ना सर, इसकी पीडीएफ भेज देना क्योंकि नोट्स बनाने होते हैं ना। ठीक है, ठीक है समझे गलती क्या है कि प्रोविजन ही नहीं है। अब प्रोविजन में क्या लिखना है बताओ, ये जो हेडिंग है ना। प्रोविजन दो, पेन दो, ये लो ये। प्रोविजन में जो लिखना है वो देखो क्या लिखना है। पहले लिखेंगे सेक्शन 5 जो मैंने अभी उनको लिख के बताया, रिवोकेशन ऑफ ऑफर। ऑफर नहीं, अभी सिर्फ ऑफर। ऑफर कैन बी रिवोक एनी टाइम बिफोर द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्टेड बाय द सुमन, यानी लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पुट इनटू द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, ये लिख दिया। ठीक है, फिर क्या लिखना है, रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफरी यानी सुमन कैन बी रिवोक इफ लेटर रिवोकेशन लेटर रीच ऑफरर बिफोर एक्सेप्टेंस लेटर। तो देखो ये तुमने नहीं लिखा, तो ये लिखना पड़ेगा। फिर तीसरा लॉ क्या लिखना पड़ेगा, इफ बोथ रीच साइमल्टेनियसली देन लेटर विच रीड फर्स्ट, हाँ, लेटर विच रीड फर्स्ट विल बी एप्लीकेबल एंड मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस ऑलवेज रीड स्पीड फोर्स फर्स्ट। ये हो गया। फिर इसके बाद एनालिसिस आएगी, है ना, कि वो रिवोक हो जाएगा जो पहले पहुंचा, अगर दोनों एक साथ पहुंचे, इट वॉज हेल्ड दैट इफ बोथ द लेटर रीच टुगेदर द लेटर विच प्रपोजर ओपन फर्स्ट, ओपन या रीड कुछ भी लिख दो, बिकम्स वैलिड या एनफोर्सेबल। तो रामास्वामी ओपन, ये ठीक लिखा है तुमने, ये भी ठीक लिखा है तुमने, प्रोविजन नहीं लिखा, तो आधा नंबर और 1 नंबर 1.5 मिलेगा, 2.5 नहीं मिलेगा। समझ गया ना प्रोविजन में क्या लिखा है। तो तुमने ये ठीक, तुमने पहचाना से तुमने ये भी ठीक लिखा है, लेकिन बस तुम्हें प्रोविजन में वर्क करना है। हाँ, तो अपनी गलती को अभी पहचान लेंगे तो गलती नहीं होगी। अब यही गलती एग्जाम में कर देते ना, वही मैंने कहा, फिर वो अटेम्प्ट चला जाता है, क्योंकि यहाँ पे एग्जामिनर 0 दे देगा, क्योंकि उसकी जो आंसर शीट है ना उसमें प्रोविजन लिखा हुआ है।
हाँ उसमें वही है। अच्छा काउंटर ऑफर ये ठीक है। टूल्स ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस ये भी ठीक है। हाँ ये ठीक लिखा है तुमने, ये सही लिखा है। हाँ उसमें प्रोविजन उसमें है ना, इसको थोड़ा सा लिख देंगे। It was held by the Supreme Court that if any variation in the acceptance leads to cancellation of acceptance, ये लिख देंगे, वही सही लिखा है। इसको बस इसका डिसीजन एक्सप्लेन कर देंगे, ये सही लिखा है। हाँ इसका कोर्ट का। फिर यहाँ पे एनालिसिस और डिसीजन, एनालिसिस नहीं लिखी तुमने इसमें। अच्छा अच्छा तुमने इसका डिसीजन लिखा है, ठीक। हाँ नहीं सही, हाँ ये सही है, नहीं ठीक लिखा है, ये ठीक लिखा है, ये सही लिखा है, ये बिल्कुल सही लिखा है। उसको ठीक है। हाँ वो पढ़ाऊंगा, नहीं नहीं ये 2G नहीं आएगा। 2G बताता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है। 2G बच्चा खाता है पार्ले जी, है ना। 2G डेफिनेशन देता है, इस सेक्शन में ये लिखा है कि ये सब भी वॉइड है, समझ गए। 2G कहता है व्हाट इज वॉइड एग्रीमेंट, और ये कहता है कि ये एग्रीमेंट इन सेक्शन के हिसाब से वॉइड है। नहीं पढ़ाऊंगा मैं, पूरा चैप्टर है। क्वेश्चन कैसे होगा? ये नहीं करना क्वेश्चन, ये मैं जब कॉन्सेक्वेंट कराऊंगा जब पढ़ करना। अच्छा आपने दिया नहीं? हाँ ये दिया नहीं। हो गया टाइम अब तो कैसे? बस 2 दिन बाद आपने बहुत दिन बाद क्यों? लास्ट क्लास हो गई आपकी? लास्ट क्लास तब हुई थी, सैटरडे को मिले थे। सैटरडे में संडे संडे मंडे ट्यूसडे। वीडियो बना के वीडियो आज तो वीडियो बना के